हेलो दोस्तों, नोवेल एडिट चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्टोरी एंजॉय करेंगे। अध्याय 2671। साहिल के शब्दों ने स्पेंसर को पूरी तरह निराशा में डाल दिया। उसकी आंखें निर्जीव थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी ऊर्जा और जीवन शक्ति चूस ली गई हो। उसकी थोड़ी बची हुई जीवन शक्ति भी तेजी से उससे दूर जा रही थी। उसने साफ तौर पर जीवन की उम्मीद देखी थी, लेकिन फिर उसे बेरहमी से ठुकरा दिया गया। हर कोई इस भावनात्मक रोलर कोस्टर को सहन नहीं कर सकता था। इसके अलावा स्पेंसर को 1 साल से ज्यादा समय से यातना दी जा रही थी। उसे पता था कि चाहे वह कितने भी वादे करे या कसम खाए, फिर भी यह बेकार होगा। दूसरा पक्ष कभी उसके लिए श्राप नहीं हटाएगा। मंत्री और नौकरानियां चुपचाप राहत की सांस ले रही थीं। साहिल बिल्कुल सही था। स्पेंसर के चरम व्यक्तित्व और बेरहम स्वभाव के कारण वह न केवल शाही परिवार में था, बल्कि वह शक्तिशाली भी था। उसके भाई को हानि पहुंचाने की साजिश रचने के बाद और तार्किक रूप से ग्रेट क्वीन एम्पायर का एम्परर बनने के बाद बहुत से लोग निजी तौर पर उसे तानाशाह कहते थे। हालांकि वे सिर्फ उस पर गुस्सा करने की हिम्मत करते थे, लेकिन जोर से कुछ नहीं कहते थे। जो भी उसका विरोध करने की हिम्मत करता था, उसका अंत बुरा होता था। समय के साथ टायरेंट का नाम फैलने लगा। हालांकि सभी उसके पीठ पीछे उसे ऐसा कहते थे और जोर से कहने की हिम्मत नहीं करते थे। साहिल पहला व्यक्ति था जिसने स्पेंसर को उसके सामने तानाशाह कहा। पूरे ग्रेट क्वीन एम्पायर में किसी के पास ऐसी हिम्मत नहीं थी। स्पेंसर को पूरी तरह हताश और दिल टूटा हुआ देखकर साहिल जानता था कि स्पेंसर जल्द ही मर जाएगा। वह 1 साल या उससे ज्यादा जीवित रह सकता था, लेकिन अब जबकि वह साहिल से इतना उत्तेजित हो गया था, शायद वह 1 महीने भी नहीं जीवित रह पाएगा। ये स्थिति काफी सामान्य थी। उदाहरण के लिए, 2 साधारण लोग एक ही लाइलाज बीमारी से पीड़ित होते हैं। जो अपनी बीमारी जानता है और पूरे दिन निराशा में रहता है, वह स्वाभाविक रूप से बेहतर महसूस नहीं करेगा और जल्द ही अवसाद से मर जाएगा। इसके विपरीत, दूसरा व्यक्ति नहीं जानता कि वह बीमार है, इसलिए वह हर दिन खुशी से जीता है और पहले व्यक्ति से कहीं ज्यादा लंबा जीता है। साधारण लोगों की लंबी उम्र का रहस्य अक्सर उनके मानसिकता से बहुत जुड़ा होता है। अच्छी सोच वाले लोग स्वाभाविक रूप से ज्यादा लंबा जीते हैं। दूसरी ओर, बुरी सोच वाले लोग अक्सर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं और अंत में उन्हें अपने शरीर से इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। स्पेंसर का मामला लगभग ऐसा ही था। साहिल से मिलने से पहले उसके इलाज करने वाले डॉक्टर बदलते रहते थे। हालांकि भले ही उन्हें लक्षण नहीं मिले, फिर भी वह निराश नहीं हुआ था। हालांकि साहिल ने उसके साथ ऐसा किया, उसके बाद उसका शरीर पहले से ही थक चुका था और वह अब और सहन नहीं कर सकता था। उसके मुंह से निकला खून का थूक सबसे अच्छा सबूत था। उसे अब जीने की कोई इच्छा नहीं बची थी। श्राप की शक्ति ने स्पेंसर के शरीर को खाना शुरू कर दिया। बस एक पल में ग्रेट क्वीन एम्पायर का एम्परर मध्यम आयु के आदमी से मरने वाले बूढ़े आदमी में बदल गया। वह कभी भी मर सकता था। जमीन पर घुटनों के बल बैठा एक बूढ़ा डॉक्टर ऊपर देखकर स्पेंसर की ओर देखा। सैकड़ों सालों से मेडिसिन प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर के रूप में वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि इसका क्या मतलब है, इसलिए वह खुद को रोक नहीं पाया और कांपती आवाज में चिल्लाया, मम महामहिम। जब बाकियों ने आवाज सुनी तो वे सब एम्परर स्पेंसर की ओर देखने लगे। वे सब अंत की कल्पना कर सकते थे। एम्परर, जो अभी मध्यम आयु का आदमी था, मौत के करीब पहुंच चुके बूढ़े आदमी में बदल गया। ये बदलाव सबको स्तब्ध कर गया। महामहिम, महामहिम, एक एक करके वे रोने लगे। स्पेंसर को लगता था कि मंत्रियों की चीखें नहीं सुनाई दे रही हैं और वह वहां सुन्न होकर बैठा रहा। उसके शरीर से मौत की आभा निकल रही थी। अध्याय 2672। ये संकेत देता था कि जो आदमी कभी ग्रेट क्वीन एम्पायर के चरम पर खड़ा था, वह इस दुनिया को छोड़ने वाला था। साहिल ठंडी आंखों से देखता रहा। अगर वह अब कार्रवाई करता तो वह स्पेंसर को बचा सकता था। हालांकि साहिल का ऐसा कोई इरादा नहीं था। वह मजाक नहीं कर रहा था। एक व्यक्ति को बचाने से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती, इसलिए उन्हें बचाना नहीं चाहिए और उन्हें खुद ही संघर्ष करने देना बेहतर है। साहिल को इस बात का कोई अपराध बोध नहीं था कि उसके आने से स्पेंसर की मौत तेज हो गई। आखिर अगर वह नहीं आता तो स्पेंसर के लक्षण जांचने वाले ये बूढ़े डॉक्टर सब मर जाते। जैसे ही सब स्पेंसर की जीवन उल्टी गिनती देख रहे थे, साहिल ने अचानक अपना सिर घुमाया और कमरे के एक कोने की ओर देखा। लगभग 10 सेकंड बाद उन्हें कमरे में एक अजीब आवाज सुनाई दी। ये कैसे हो सकता है? मेरे अनुमान के अनुसार ग्रेट क्वीन एम्पायर के एम्परर के रूप में तुम्हारी ताकत के साथ, चाहे तुम कितने भी कमजोर क्यों न हो, तुम कम से कम 2 साल तक टिक सकते हो। ये सिर्फ 1 साल हुआ है और तुम मौत के कगार पर पहुंच गए हो। ये सही नहीं है। आवाज रुकने के बाद जहां साहिल ने देखा था वहां एक स्पेस क्रैक प्रकट हुआ। फिर 2 आकृतियां क्रैक से बाहर निकली और उनके कदमों की गूंज जमीन पर सुनाई दी। सबने भी आवाज की ओर देखा और देखा कि 2 अजनबी अचानक प्रकट हो गए। दोनों औरतें थीं। वे लंबी थीं और दोनों सफेद लंबी स्कर्ट पहने हुए थीं, जो उनके सुंदर आकृतियों को दिखा रही थीं।
पहली नज़र में वे धरती पर उतरती परी जैसी लग रही थीं। उनमें से एक 20 साल की लग रही थी और दूसरी 30 साल की। दोनों औरतों की ऐसी आश्चर्यजनक आकृतियां थीं जो लाखों में एक होती हैं। साधारण आदमी उन्हें देखकर अनजाने में उनसे प्यार कर बैठते। कमरे में कई मंत्रियों की आंखें लगभग बाहर निकल आईं। वे ग्रेट क्वीन एम्पायर में उच्च पदों पर थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनके पास बहुत सी औरतें थीं, लेकिन उन्होंने कभी ऐसी आश्चर्यजनक सुंदर औरतें नहीं देखी थीं। स्पेंसर के पास वाली नौकरानियां भी उनके मुकाबले शर्मिंदा महसूस कर रही थीं। उनकी आकृतियां और दिखाव स्पेंसर द्वारा पसंद की जाती थीं और ग्रेट क्वीन एम्पायर के एम्परर के पास नौकरानियां बनती थीं। हालांकि इन दो आकाशीय औरतों के मुकाबले वे बहुत हीन महसूस कर रही थीं। बेशक चाहे ये दो कितनी भी आश्चर्यजनक क्यों न हो, वे अब साहिल के लिए आकर्षक नहीं थीं। ज़्यादा से ज़्यादा वह उन्हें 2-3 बार देखता। साहिल का दिमाग पहले से ही इतना मजबूत था कि बाहरी चीज़ों से हिलना मुश्किल था, उसके आसपास के लोगों को छोड़कर। बाकी लोग उसे हिलाने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। बिस्तर पर निर्जीव बैठा स्पेंसर उस औरत के शब्द सुनकर उसकी आंखों में मजबूत मारने की नीयत दिखाई दी। वह नज़र सालों की लड़ाई और अनगिनत लोगों को मारने के बाद बनी थी। फिर कमरे का तापमान अचानक गिर गया। ये दिखाता था कि उसकी मारने की नीयत कितनी मजबूत थी। वह बोलने वाले व्यक्ति को टुकड़ों में फाड़ना चाहता था। कोई भी सही दिमाग वाला व्यक्ति समझ सकता था कि उस औरत के शब्दों का क्या मतलब है। साफ था कि दोनों वे थीं जिन्होंने ग्रेट क्वीन एम्पायर के एम्परर स्पेंसर पर श्राप डाला था। तुम कौन हो? तुमने मुझ पर इतना विषाक्त श्राप क्यों डाला? हमारे बीच किस तरह की शपथ वाली नफरत है जो तुम्हें ऐसा करने पर मजबूर करती है? स्पेंसर ने अचानक प्रकट हुई दो औरतों को देखकर गुस्से से पूछा। भले ही दूसरे पक्ष की स्पेस चीरने की क्षमता उससे कहीं बेहतर थी, लेकिन वह इस समय पहले से ही मरने वाला था, इसलिए वह इतना कुछ कैसे सोच सकता था। वह बस इतना जानना चाहता था कि इन दो कुत्तियों ने उसे श्राप क्यों दिया। महामहिम प्रिय, तुमने अपनी जिंदगी में बहुत से बुरे काम किए हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से तुम्हें याद नहीं कि मैं कौन हूँ, लेकिन मेरे लिए तुम्हारा चेहरा मेरे दिमाग में गहराई से उतर गया है, इसलिए मैं हमेशा उस दिन के बारे में सोचती हूँ जब मैं अपना बदला लूंगी। अब ये दिन आखिरकार आ गया है। तुम्हें क्या लगता है? मेरे मास्टर का श्राप बहुत असहनीय है ना? ये साल कैसा रहा? युवा औरत ने नफरत की नज़र से कहा। अध्याय 2673। तुम कौन हो? हमारे बीच क्या दुश्मनी है जो तुमने मुझे इतना विषाक्त श्राप दिया? एम्परर स्पेंसर ने युवा औरत को घूरते हुए दांत पीसकर पूछा। महामहिम, क्या तुम्हें अभी भी याद है कि सिंहासन के लिए अपने भाई से मुकाबला करने के लिए तुमने दर्जनों परिवारों का नाश किया था? मेरा परिवार, डार्लिंग परिवार, उनमें से एक था, और डार्लिंग परिवार के सीधे वंशज के रूप में मैं उस आपदा के बाद बचकर निकल गई। फिर मैं अपने मास्टर से मिली और उसकी मदद से मैंने खेती की राह पर कदम रखा। मैंने मास्टर से तुम्हारे लिए श्राप लगाने को कहा। कैसा लग रहा है? ये कमाल लग रहा है ना? मैंने मूल रूप से सोचा था कि तुम 2 या 3 साल तक टिक सकते हो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ 1 साल से ज़्यादा समय में तुम मर जाओगे। कितना निराशाजनक। मैंने तुम्हें अभी तक पर्याप्त यातना नहीं दी, तुम कैसे मर सकते हो? युवा औरत के नफरत भरे शब्दों ने स्पेंसर को स्तब्ध कर दिया, जो गुस्से में था। ग्रेट क्वीन एम्पायर का एम्परर बनने से पहले उसने अनगिनत बुरे काम किए थे। वह जो भी करता था, विशेष रूप से पर्याप्त सैन्य योग्यता और प्रतिष्ठा जमा करने के लिए जो सिंहासन के लिए मुकाबला करने के योग्य बनाए। उसने कम से कम दर्जनों परिवारों और ताकतों का नाश किया था। वे सब उसके द्वारा ग्रेट क्वीन एम्पायर के खिलाफ होने और राजद्रोह के आरोप पर फांसी दिए गए थे। कितने वास्तव में ग्रेट क्वीन एम्पायर के खिलाफ विद्रोह करना चाहते थे और राजद्रोह करना चाहते थे, ये कहना मुश्किल था। शायद उनमें से कोई भी ऐसा नहीं करना चाहता था। हालांकि स्पेंसर ने उन्हें अपनी योग्यता के लिए मार डाला। परिवारों की कुल आबादी 10 लाख से ज़्यादा थी। इस बीच ये युवा औरत दर्जनों परिवारों में से एक डार्लिंग परिवार की सीधी वंशज थी, जिसे स्पेंसर ने नष्ट किया था। उसका नाम लूसिया था। तो तुम वे हो जो ग्रेट क्वीन एम्पायर के खिलाफ विद्रोह करने वाली और राजद्रोह करने वाली की बची हुई सदस्य हो। स्पेंसर को अचानक एहसास हुआ। राजद्रोह करने वाली की बची हुई सदस्य? स्पेंसर क्वीन, तुम ऐसी बात कैसे कह सकते हो? तुम खुद को ग्रेट क्वीन एम्पायर का एम्परर कैसे कह सकते हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि हमने राजद्रोह किया था या नहीं? तुम सिर्फ सिंहासन के लिए मुकाबला करने के लिए पर्याप्त उपलब्धियां जमा करना चाहते थे, इसलिए तुमने हमारे परिवार पर बिना आधार का अपराध लगाया। तुम एक ऐसा कचरा हो जो सत्ता के लिए कुछ भी करेगा। चूंकि भगवान तुम्हें सजा नहीं देगा, तो यह मुझ पर और मास्टर पर निर्भर है कि ऐसा करें। लूसिया ने स्पेंसर को नफरत भरी आंखों से देखा। वह तुरंत उसे चमड़ी उधेड़ना चाहती थी और अपने लोगों का बदला लेना चाहती थी। हालांकि वह खुद को रोक ली, क्योंकि ऐसा करने से स्पेंसर का दर्द वास्तव में कम हो जाता, जो इस कचरे के लिए बहुत दयालु होता। वह स्पेंसर को श्राप से पीड़ित देखती रहती और अंत में दर्द और निराशा में मरते हुए देखती। केवल इस तरह वह अपने दिल की नफरत को कम कर सकती थी।
परिवार का नाश करने और कबीले का सफाया करने की नफरत अपूरणीय थी। अगर डार्लिंग परिवार वास्तव में ग्रेट क्वीन एम्पायर के खिलाफ था और राजद्रोह कर रहा था और पकड़ा गया और सफाया कर दिया गया, तो वे इसके हकदार होते। हालांकि ये सच नहीं था और फिर भी उन पर ऐसा अपराध लगाया गया जो अंत में डार्लिंग परिवार के 10,000 से ज़्यादा लोगों की मौत का कारण बना। डार्लिंग परिवार की एकमात्र सीधी वंशज के रूप में वह लूसिया डार्लिंग अगर बदला नहीं लेती तो अमानवीय होती। इस समय स्पेंसर पहले से ही साहिल और युवा औरत से उत्तेजित होने के बाद मौत के बिस्तर पर था। श्राप उसके दिल तक फैल चुका था और उसका पूरा शरीर मौत की आभा से घिरा हुआ था। उसकी आंखें लूसिया पर टिकी हुई थीं और फिर वह मुड़कर साहिल की ओर देखा। जैसे ही स्पेंसर अपनी आखिरी सांस लेने वाला था, लूसिया की मास्टर, जो 30 साल की औरत भी थी, ने हल्के से अपना हाथ लहराया और तुरंत स्पेंसर के दिल से श्राप निकाल दिया। मरने वाला स्पेंसर अचानक मरते हुए चमक उठा और सांस लेने लगा। उसे लगा कि उसकी जीवन शक्ति थोड़ी वापस आ गई। धन्यवाद मास्टर, लूसिया ने औरत को सम्मान से धन्यवाद दिया। लूसिया, तुम्हें मेरे साथ इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे अनुभव पर बहुत अफसोस है और मुझे पता है कि यह तुम्हारा आंतरिक दानव भी है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए बदला लेने के लिए कार्रवाई करूंगी। मैं सिर्फ उम्मीद करती हूँ कि इस मामले के हल होने के बाद तुम मेरे साथ शांति से खेती कर सकती हो और जितनी जल्दी हो सके इटर्नल रेल्म तक पहुँचने का प्रयास करो। मास्टर, कृपया चिंता मत करो। एक बार जब मैं इस कचरे स्पेंसर से निपट लूंगी और अपने लोगों का बदला ले लूंगी, तो मैं निश्चित रूप से तुम्हारे साथ खेती करूंगी और तुम्हें निराश नहीं करूंगी, लूसिया ने गंभीरता से जवाब दिया। बहुत अच्छा, मौत से बच चुके स्पेंसर ने फिर से लूसिया और उसकी मास्टर पर अपनी नजरें टिका दीं। तुम क्या चाहती हो? अध्याय 2674। मैं तुम्हें जारी रखकर यातना देना चाहती हूँ और तुम्हें निराशा और डर में संघर्ष करते देखना चाहती हूँ। बेशक, जब मुझे लगेगा कि काफी हो गया तब तुम मर सकते हो, लूसिया ने व्यंग्य से कहा। तुम शैतान हो। स्पेंसर गुस्से में था। वह मरना नहीं चाहता था, लेकिन वह श्राप से यातना भी नहीं चाहता था। इसके अलावा वह ऐसी यातना थी जहां वह कोई उम्मीद नहीं देख सकता था। स्पेंसर अच्छी तरह जानता था कि डार्लिंग परिवार की इस औरत और उसके बीच नरसंहार की नफरत थी जो कम करना असंभव था। विरोधी की ताकत के आधार पर वह विरोध नहीं कर सकता था और सिर्फ नाक से पकड़कर चलाया जा सकता था। शैतान, हा हा हा, लूसिया अचानक हंस पड़ी जब उसने ये सुना। भले ही वह अपनी छवि की परवाह किए बिना पागलों की तरह हंस रही थी, उसकी आवाज अभी भी कानों को सुहानी लग रही थी। जब उसने काफी हंस लिया तो वह जारी रखी, महामहिम, क्या शैतान शब्द तुम्हारा वर्णन करने के लिए ज्यादा उपयुक्त नहीं है? क्या तुम्हें पता है कि सत्ता के लिए तुमने कितने लोगों का बलिदान दिया है? सिर्फ योग्यता चाहते थे, प्रदर्शन करना चाहते थे और सिंहासन के लिए मुकाबला करने के योग्य बनना चाहते थे, इसलिए दर्जनों परिवारों को मार डाला और लाखों लोगों को बिना आधार के आरोप पर मार डाला। तुमने ऐसे बेरहम तरीकों से उन्हें मार डाला। इसके अलावा मुझे लगता है कि तुमने अपने भाई को गुप्त रूप से हानि पहुंचाई है ना? और तुम अभी भी दूसरों को शैतान कहने की हिम्मत करते हो। कितना हास्यास्पद। स्पेंसर सोच रहा था कि तत्काल संकट को कैसे हल किया जाए। जब उसने साहिल की ओर देखा तो उसे अचानक एक विचार आया। अगर इस लड़के और मास्टर तथा शिष्या के बीच संघर्ष हो सकता है तो उसके लिए उम्मीद की एक किरण हो सकती है। सबसे अच्छा होता अगर दोनों पक्षों की ताकत बराबर होती तो दोनों पक्ष लड़ाई में घायल हो जाते, और बेहतर होता अगर वे गंभीर रूप से घायल हो जाते तो वह फिर से शासन कर सकता था। स्पेंसर ने अपने दिमाग में इस संभावना की गणना की। फिर भी ये बहुत कम थी, इतनी कम कि इसे नज़रअंदाज किया जा सकता था। हालांकि वह ऐसा ही अपनी किस्मत स्वीकार नहीं करना चाहता था। इसलिए वह साहिल पर चिल्लाया, महोदय, मैंने दुश्मनों को यहाँ आकर्षित किया है। अगर तुम अब कार्रवाई नहीं करोगे तो कब करोगे? आगे बढ़ो और उन्हें वश में करो। मैं अपने वादे से कभी पीछे नहीं हटूंगा। साहिल को उम्मीद नहीं थी कि स्पेंसर उसे जैसे दर्शक पर फोकस घुमा देगा। उसने सोचने के बाद समझा। वह इस तथ्य का फायदा उठाना चाहता था कि मास्टर और शिष्या अभी अभी आई हैं और नहीं जानती कि क्या हो रहा है। फिर वे गलतफहमी में पड़ जाएंगी और फिर उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगी। लूसिया की स्पेंसर के लिए नफरत को देखते हुए वह निश्चित रूप से स्पेंसर के शब्द सुनते ही कार्रवाई करेगी। अब जबकि वह कार्रवाई कर चुकी है, बेशक वह लड़ाई लड़ेगा। नतीजा दोनों पक्षों के बीच युद्ध होगा। स्पेंसर शायद उम्मीद कर रहा था कि वे दोनों पक्ष घायल होकर लड़ें। यह बुरा विचार नहीं था। भले ही संभावना कम हो, फिर भी यह एक मौका था। फिर भी कितना अफसोस, एक मामूली इटर्नल रेल्म बिगिनर रूलर रैंक और उसके पास आने की योग्यता भी नहीं रखती, तो दोनों पक्षों को नुकसान कैसे पहुंच सकता है? अध्याय 2675। जैसे ही स्पेंसर ने कहा, लूसिया और उसकी मास्टर ने तुरंत साहिल की ओर देखा। चूंकि यह व्यक्ति स्पेंसर द्वारा भर्ती किया गया सहायक था, उसके पास कुछ चालें जरूर होंगी, वरना स्पेंसर ऐसा नहीं कहता। तुरंत लूसिया की मास्टर रेवा मावुड ने कार्रवाई की।
उसके दिमाग में एक बहुत सरल विचार था, चाहे यह व्यक्ति कौन हो या उसकी क्षमताएं क्या हो, उन्हें पहले उसे वश में करना चाहिए। इसके अलावा एक और मुख्य कारण था। यहाँ आने के बाद रेवा ने कमरे में मौजूद हर किसी को सावधानी से देखा। कोई भी उससे रहस्य नहीं छिपा सकता था, लेकिन वह इस युवक को नहीं देख पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक धुंध की परत उसकी दृष्टि को रोक रही हो। वह एक इटर्नल रेल्म बिगिनर रूलर रैंकर थी और उसने बाउंडलेस गैलेक्सी के किनारे पर स्थित इस जीवित ग्रह में किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की जिसे वह नहीं देख पा रही थी। रेवा को थोड़ा अविश्वसनीय लगा, इसलिए ये जानने के बाद कि यह व्यक्ति स्पेंसर द्वारा भर्ती किया गया सहायक था, उसने बिना सोचे कार्रवाई करने का चुनाव किया। वह दूसरे पक्ष को प्रतिक्रिया करने का मौका नहीं देना चाहती थी, क्योंकि यहाँ मौजूद सभी लोगों में सिर्फ ये लड़का एक अनिश्चित कारक था, इसलिए उसे इस अनिश्चितता को हल करना चाहिए। जब एक इटर्नल कार्रवाई करता है, बेशक वह बिजली की तरह तेज होता है। बस एक पलक झपकने में रेवा साहिल के पास आ गई। उसने अपना लंबा, गोरा और बेहद सुंदर दाहिना हाथ बढ़ाया और साहिल की सबसे कमजोर गर्दन पर निशाना लगाया ताकि उसे सीधे वश में कर ले। इस प्रक्रिया के दौरान साहिल बिल्कुल नहीं हिला। वह वहां सुन्न होकर खड़ा रहा, चुपचाप दूसरे पक्ष के आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही रेवा का दाहिना हाथ साहिल की गर्दन से अभी भी 5 सेंटीमीटर दूर था, वह अचानक आगे बढ़ना बंद हो गया। एक अदृश्य बाधा ने उसके दाहिने हाथ को रोक दिया। रेवा हैरान थी। फिर उसने अपने हाथ की ताकत बढ़ाई। अंत में वह अभी भी अदृश्य बाधा को नहीं तोड़ पाए। इसने रेवा को और ज्यादा यकीन दिला दिया कि यह व्यक्ति सरल नहीं था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह उसे नहीं देख पा रही थी। ये निकला कि उसके पास एक विशेष विधि थी जो वह भी नहीं जानती थी। रेवा सिर्फ एक इटर्नल रेल्म बिगिनर रूलर रैंकर थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे माइंड पावर के अस्तित्व के बारे में ज्यादा नहीं पता था। ये कुछ ऐसा था जो सिर्फ इटर्नल रेल्म सॉवरन रैंकर्स में मौजूद होता था और पूरे लेवल 4 सिविलाइजेशन बाउंडलेस गैलेक्सी में कोई इटर्नल रेल्म सॉवरन रैंकर नहीं था। बूम! रेवा से एक शक्तिशाली ऊर्जा फूट पड़ी। अपने सामने वाले व्यक्ति से जल्दी निपटने के लिए उसने अपनी इटर्नल ताकत का थोड़ा उपयोग किया। वह साहिल को विरोध करने का मौका नहीं देना चाहती थी। भले ही साहिल इस ऊर्जा का लक्ष्य था, लेकिन इसका प्रभाव ही पूरे भवन को ढहने की हालत में छोड़ गया। सौभाग्य से इस समय एक और शक्ति प्रकट हुई जिसने स्थिति को स्थिर किया। केवल तभी भवन ढहने से बच सका। अगर रेवा अपनी इटर्नल ऊर्जा को बिना किसी संयम के पूरी तरह प्रदर्शित करती, तो ग्रेट क्वीन एम्पायर का महल और यहाँ तक कि पूरा प्लैनेट ब्रेकन इसे सहन नहीं कर पाता। जहाँ वह थी उस भवन को तो छोड़ ही दो। किसी को पता होना चाहिए कि इटर्नल्स को ब्रह्मांड के नियमों द्वारा मान्यता दी गई थी और वे कम से कम एक युग की उम्र रख सकते थे। प्लैनेट ब्रेकन बाउंडलेस गैलेक्सी के किनारे पर स्थित एक जीवित ग्रह था, इसलिए इटर्नल्स के लिए ऐसे ग्रह को नष्ट करना आसान होता। हालांकि सामान्य रूप से कहें तो इटर्नल यादृच्छिक हत्याएं नहीं करते। जब कोई इटर्नल रेल्म तक पहुंच जाता है और एक युग में सेंट रेल्म तक नहीं पहुंच पाता, तो वे इटर्नल कैटास्ट्रोफी का सामना करते हैं। अध्याय 2676। जितनी ज्यादा हत्याएं कोई करता है और जितना ज्यादा बुरा कर्म जमा करता है, इटर्नल कैटास्ट्रोफी उतनी ही मजबूत होती है और जीवित रहने की संभावना उतनी ही कम। कोई भी गारंटी नहीं दे सकता कि वे एक युग में 100% सेंट रेल्म तक पहुंच सकते हैं, इसलिए इटर्नल्स इस मामले में खुद को संयमित रखते हैं। बेशक इसका मतलब यह नहीं कि वे नहीं मारते, इसके विपरीत वे सिर्फ बहुत ज्यादा लोगों को नहीं मारते। कमरे के स्थिर होने के बाद सबने अपनी आंखें खोली और तुरंत लड़ाई के दोनों पक्षों की ओर देखा। उन्होंने देखा कि लूसिया की मास्टर रेवा साहिल के सामने खड़ी थी, जबकि उसके दाहिने हाथ से उसकी गर्दन पकड़ रही थी। हालांकि उसका हाथ 5 सेंटीमीटर दूर रुक गया था और वे इस मुद्रा को बनाए रखे हुए थे। चाहे रेवा कितनी भी कोशिश कर ले, इटर्नल पावर का थोड़ा उपयोग करने के बाद भी वह कोई प्रगति नहीं कर पाए। स्पेंसर को ऐसा दृश्य देखकर खुशी हुई। उसने सोचा, बहुत अच्छा, हाँ, कमाल है। इस लड़के की ताकत वास्तव में उस कुत्ती से कम नहीं है जिसने मुझे श्राप दिया। अब कुत्ती ने कार्रवाई की है। एक पावरहाउस के रूप में वह लड़का इसे सहन नहीं कर पाएगा और फिर दोनों पक्षों के बीच लड़ाई आसान होगी। ये सबसे अच्छा होगा अगर दोनों पक्ष हार जाएं। फिर यह मेरे लिए स्थिति पर नियंत्रण करने का मौका होगा। हालांकि हकीकत अक्सर क्रूर होती है। समय सेकंड दर सेकंड गुजरता गया और फिर भी स्पेंसर ने जो स्थिति कल्पना की थी वह नहीं हुई। साहिल अभी भी वहां चट्टान की तरह स्थिर खड़ा रहा। रेवा ने अपनी सुंदर आंखों से उसे घूरा। अंदर से वह इस लड़के की क्षमता से हैरान थी। उसने पहले से ही अपनी इटर्नल पावर का थोड़ा उपयोग किया था, लेकिन वह उसे बिल्कुल नहीं हिला पा रही थी। इस समय लूसिया भी रेवा के पास आए और पुकारा, मास्टर। फिर वह और रेवा साहिल का सामना कर रही थीं। रेवा ने जवाब में सिर हिलाया। तुम कौन हो? तुम खलनायक की मदद क्यों करना चाहते हो? क्या तुम्हें पता है कि स्पेंसर ने ग्रेट क्वीन एम्पायर का एम्परर बनने से पहले क्या क्या आक्रामक काम किए थे?
दर्जनों परिवारों को नष्ट करना और लाखों लोगों को बिना आधार के आरोप पर मारना उनमें से एक है। उसने अन्य आक्रामक काम भी किए हैं और जहां तक मुझे पता है, ग्रेट क्वीन एम्पायर का एम्परर बनने के बाद भी उसने कुछ अच्छा नहीं किया। लूसिया ने साहिल को देखा और जोर से पूछा। स्पेंसर के शब्द सुनने के बाद वह स्वाभाविक रूप से सोचती थी कि साहिल वह सहायक है जिसे उसने उसकी और उसकी मास्टर से निपटने के लिए भर्ती किया है। मैं कब खलनायक की मदद कर रहा था? साहिल मुस्कुराया। उसने दूसरे पक्ष के उसके ऊपर हमले को दिल पर नहीं लिया था। लूसिया के साथ जो हुआ सुनने के बाद उसे उस पर सहानुभूति हुई। आखिर एक परिवार अचानक बिना किसी चेतावनी के सफाया कर दिया गया। उसके सभी रिश्तेदार मर गए और वह अकेली बची। कोई भी ऐसी चीज से तबाह हो जाता। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने इतनी पागल भावनाएं दिखाईं। वह स्पेंसर को मरने भी नहीं देना चाहती थी और उसे जारी रखकर यातना देना चाहती थी। उसका घर नष्ट हो गया था, इसलिए उसके लिए ऐसी पागल चीजें करना स्वाभाविक था। तुम नहीं, तो तुमने उस कचरे स्पेंसर की मदद क्यों की? लूसिया ने पूछा। मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। अगर मैं उसकी मदद कर रहा होता तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम दोनों अभी भी यहाँ खड़ी होकर मुझसे बात कर सकती हो? साहिल ने लापरवाही से पूछा। कितने बड़े शब्द! मैंने अभी सिर्फ थोड़ी सी ताकत का उपयोग किया था क्योंकि मैं किसी निर्दोष को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम अजय हो? इस बार रेवा बोली। वह किसी को अपने सामने घमंड करने की अनुमति नहीं देगी, एक इतने युवा व्यक्ति को तो बिल्कुल नहीं। आखिर वह एक इटर्नल थी, इसलिए वह कैसे अन्य लोगों को ऐसे हेरफेर करने देती? उसके सामने वाले लड़के के अनुसार वह उसे इटर्नल के रूप में बिल्कुल गंभीरता से नहीं ले रहा था। पूरे बाउंडलेस गैलेक्सी में बहुत कम लोग ऐसे शब्द कहने की हिम्मत करते थे और यह व्यक्ति निश्चित रूप से उनमें से एक नहीं था। अध्याय 2677। साहिल मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। वह सिर्फ एक इटर्नल रेल्म बिगिनर रूलर रैंक थी, इसलिए पल की गर्मी में दूसरे पक्ष से बहस करने की कोई जरूरत नहीं थी। यह उसके दर्जे को कम करता। इस समय स्पेंसर को काफी हो चुका था। वह उन्हें शांत होकर बात करने का मौका नहीं दे सकता था। उसे उन्हें एक दूसरे से लड़वाना था ताकि उसके पास बचने का थोड़ा सा मौका हो, वरना उसके पास कोई मौका नहीं होता। चोरों को जल्दी से पकड़ो और उन्हें सांस लेने का कोई मौका मत दो। मुझे लगता है कि ये दोनों तुम्हारी औरतों के लिए सुंदरता के मानकों के अनुरूप हैं। जब समय आएगा तो तुम उन्हें गुलामों की तरह कैद कर सकते हो और फिर हर रात उनके साथ मजा कर सकते हो। क्या वह अच्छा नहीं होगा? अगर वे भाग गई तो तुम्हें इतनी आश्चर्यजनक व्यक्ति ढूंढने का मौका नहीं मिलेगा। यह मौका मत गंवाओ, महोदय। स्पेंसर चिल्लाया। उसका उद्देश्य बेशक दोनों पक्षों के बीच शांत बातचीत को तोड़ना और मास्टर तथा शिष्या और साहिल के बीच गलतफहमी पैदा करना था। निश्चित रूप से जब लूसिया और रेवा ने स्पेंसर के शब्द सुने तो साहिल पर उनकी नजरें तुरंत तीखी हो गईं। वे सोच रही थीं, हम किताब को उसके कवर से नहीं आंक सकते। वास्तव में वह ऐसा दिखता है, फिर भी वह ऐसी चीज कैसे कर सकता है? वे कभी स्पेंसर के शब्दों की सत्यता पर संदेह नहीं करतीं। आखिर ये ग्रेट क्वीन एम्पायर का महल था। चूंकि साहिल यहाँ था, इसका मतलब था कि उसके पास ग्रेट क्वीन एम्पायर के एम्परर स्पेंसर से अविभाज्य संबंध था। तुम विकृत! आज मैं लोगों के लिए बुराई को खत्म करने वाली हूँ और तुम्हें यहीं मार डालूंगी ताकि तुम फिर कभी अन्य औरतों को हानि न पहुंचा सको, रेवा ने दांत पीसते हुए कहा। इस समय साहिल खुद का बचाव करने के लिए बहुत आलसी था। जितना ज्यादा वह इसे समझाता उतनी ही ज्यादा संभावना होती कि दूसरा पक्ष उसे गलत समझता। इसलिए समझाना न बेहतर होता, बल्कि सीधे कार्रवाई करना ज्यादा शोफूका होता। रेवा के शब्द सुनने के बाद और ये देखकर कि साहिल ने खुद का बचाव नहीं किया, स्पेंसर उत्तेजित था और साथ ही थोड़ा असहज भी। वह उत्तेजित था क्योंकि ये दोनों लड़ने वाले थे। वह असहज था क्योंकि साहिल की प्रतिक्रिया उसे संदिग्ध लग रही थी। तार्किक रूप से कहें तो वह गलत समझा गया था, इसलिए उसे खुद का बचाव करना चाहिए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। इसलिए यहाँ कुछ संदिग्ध होना चाहिए। स्पेंसर, तुम्हारी कितनी अच्छी योजना है और तुम्हारा समय बिल्कुल सही है। ये सफलतापूर्वक इन दोनों की मेरे प्रति दुश्मनी भड़का दिया। हालांकि तुमने एक चीज गलत आंकी, और वह है मेरी ताकत। वह सिर्फ एक इटर्नल रेल्म बिगिनर रूलर रैंक है, इसलिए वह मेरी विरोधी नहीं है। वरना आज की स्थिति वास्तव में उस दिशा में विकसित हो सकती थी जो तुम चाहते हो। साहिल ने स्पेंसर की ओर देखा और उदासीन मुस्कान से कहा। स्पेंसर का दिल धड़क गया जब उसने ये सुना। साथ ही वह अपने दिमाग में तेजी से सोच रहा था कि दूसरा पक्ष जो कह रहा है वह सच है या सिर्फ ब्लफ है। नतीजा था कि सच होने की संभावना 90% से ज्यादा थी और झूठ होने की संभावना 10% से कम थी। हालांकि उसने अभी भी बहादुरी से जवाब दिया, महोदय, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? क्या तुम उनसे डरते हो या तुम छिपकर हमला करने का मौका ढूंढ रहे हो? मैं समझता हूँ, तुम तब हमला करना चाहते हो जब वे सबसे कम तैयार हो, है ना? इससे तुम्हारा बहुत प्रयास बच सकता है। हाँ, निश्चित रूप से ऐसा ही है। साहिल मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया।
स्पेंसर, तुम इतनी गंभीरता से कैसे झूठ बोलते हो? यह वास्तव में ग्रेट क्वीन एम्पायर के एम्परर के रूप में तुम्हारे दर्जे के अनुरूप है। मैंने आखिरकार सीख लिया कि जीवन और मौत के सामने चेहरा वास्तव में बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। कहने के बाद साहिल ने दूसरे पक्ष को नज़रअंदाज किया और मुड़कर रेवा की ओर देखा। मैडम, मैं कुछ भी समझाना नहीं चाहता, लेकिन तुम इटर्नल रेल्म बिगिनर रूलर रैंकर के मध्य चरण में हो, इसलिए तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकती हो। अगर तुम विश्वास नहीं करती हो तो कोशिश कर सकती हो। मैं बस यहाँ खड़ा रहूंगा और देखते हैं कि क्या तुम इस नाकाबंदी को तोड़ सकती हो और अपनी पूरी ताकत से मेरे शरीर को छू सकती हो। अगर तुम कर सकती हो तो तुम जीत जाती हो। तुम कौन हो? तुम बाउंडलेस गैलेक्सी के इटर्नल्स में से नहीं हो। तुम कहाँ से आए हो? रेवा ने साहिल को घूरते हुए पूछा। वह पहले से ही साहिल के शब्दों पर विश्वास करने की ओर झुक रही थी। चूंकि विरोधी एक नज़र में बता सकता था कि वह इटर्नल रेल्म बिगिनर रूलर रैंकर के मध्य चरण में है, इसका मतलब था कि वह सरल नहीं है। इसके विपरीत वह दूसरे पक्ष की विशिष्ट ताकत नहीं देख पा रही थी। स्पेंसर ने जो लड़ाई की उम्मीद की थी वह नहीं हुई, इसलिए उसकी सारी ताकत उसके शरीर से निकल गई लगती थी। वह अंदर से रो रहा था, ये खत्म हो गया, मैं खत्म हो गया। अध्याय 2678। उसकी योजना के अनुसार दोनों पक्षों की ताकत बराबर होनी चाहिए और दोनों पक्षों के व्यक्तित्व अपेक्षाकृत मजबूत होने चाहिए ताकि यह संभव हो। एक बार जब दोनों पक्षों की ताकत बराबर नहीं होती तो वह जो कुछ भी होने की उम्मीद करता था वह नहीं होता। उसके बाद जो इंतजार करता था वह दो इटर्नल्स का न्याय होता। क्या यह मेरी किस्मत है, या ये सच है कि अगर मैं बहुत से बुरे काम करता हूं तो मेरे लिए प्रतिफल होगा? स्पेंसर ने बहुत अनिच्छा से सोचा। तो ये जगह बाउंडलेस गैलेक्सी है। ये किस स्तर की सिविलाइजेशन है? साहिल ने लापरवाही से पूछा। लेवल 4, रेवा ने जवाब दिया। लेवल 4 सिविलाइजेशन? साहिल ने एक पल सोचा। लेवल 4, 5 और 6 सिविलाइजेशन सभी मध्य स्तर की सिविलाइजेशनों के दायरे में आते हैं और सबसे मजबूत आंशिक सेंट रेल्म से आगे नहीं जाते। और लेवल 4 सिविलाइजेशन अभी मध्य स्तर की सिविलाइजेशन चरण में प्रवेश कर रही है, इसलिए वे शायद इटर्नल रेल्म सॉवरन रैंकर्स भी नहीं रखते। एक इमॉर्टल रैंकर शायद पहले से ही पिरामिड के शीर्ष पर होता। उसके सामने वाली औरत में मध्य चरण की इटर्नल रेल्म बिगिनर रूलर रैंकर की ताकत थी, इसलिए वह इस लेवल 4 सिविलाइजेशन बाउंडलेस गैलेक्सी में सबसे मजबूत में से एक होनी चाहिए। जब उसने देखा कि साहिल कैसे चुप रहा, रेवा ने सोचा और पूछा, क्या तुम यहाँ से नहीं हो, लड़के? उसकी उम्र के आधार पर साहिल को लड़का कहना ठीक होता। नहीं, साहिल ने अपना सिर हिलाया। क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम कहाँ से हो? रेवा ने पूछना जारी रखा। मैं स्टार किंगडम से हूँ। स्टार किंगडम? वह किस स्तर की सिविलाइजेशन है? रेवा ने कभी स्टार किंगडम के बारे में नहीं सुना था। आखिर ये बहुत दूर था। साहिल की आंशिक हेवनली ओवरलॉर्ड ताकत के साथ वह स्पेस के नियमों को नज़रअंदाज कर सकता था और फिर भी वहां पहुंचने में उसे आधे साल से ज़्यादा समय लगता। अगर एक इटर्नल इस यात्रा को पूरा करता तो शायद यह उसके पहले इटर्नल कैटास्ट्रफी से दूर नहीं होता। लेवल 7। साहिल के दो सरल शब्दों ने मौजूद सबको अपनी आंखें चौड़ी करके हैरान कर दिया, जिसमें इटर्नल रेवा भी शामिल थी। भले ही सब लेवल 7 सिविलाइजेशन की शक्ति नहीं समझते थे, लेकिन यह उन्हें लेवल 4 और लेवल 7 सिविलाइजेशन के बीच के अंतर को जानने से नहीं रोकता था। एक मध्य स्तर की सिविलाइजेशन थी और दूसरी उच्च स्तर की सिविलाइजेशन की श्रेणी में प्रवेश कर चुकी थी। कहा जा सकता था कि दोनों बिल्कुल एक स्तर पर नहीं थे। अगर साहिल कहता कि वह लेवल 6 सिविलाइजेशन से है तो कोई इतना हैरान नहीं होता, लेकिन लेवल 7 पहले से ही वह ऊंचाई थी जिसकी ओर वे देख सकते थे। लड़के, तुम लेवल 7 सिविलाइजेशन से हो? रेवा ने हैरानी से पूछा। हाँ, मेरा नाम साहिल खुराना है और मैं लेवल 7 सिविलाइजेशन स्टार किंगडम से आता हूँ। मैं बाउंडलेस गैलेक्सी से गुजरा और ब्रह्मांड में लंबे समय तक भटकने के बाद अकेला महसूस किया, इसलिए मैं यहाँ किसी से बात करने आया, साहिल ने ईमानदारी से जवाब दिया। हालांकि उसने यह नहीं कहा कि वह लेवल 9 सिविलाइजेशन ले जा रहा है। ये लोग लेवल 7 सिविलाइजेशन सुनकर इतने हैरान थे। अगर वे लेवल 9 सिविलाइजेशन सुनते तो पता नहीं उनके चेहरे कैसे होते। इसके अलावा वे कह सकते थे कि वह अपनी क्षमता से ज़्यादा आंक रहा है जो लेवल 7 सिविलाइजेशन से लेवल 9 सिविलाइजेशन जा रहा है। कुछ चीज़ों को समझाया नहीं जा सकता, इसलिए उन्हें न कहना बेहतर है। इसके अलावा साहिल उच्च प्रोफाइल नहीं था। अध्याय 2679। ये तथ्य कि साहिल लेवल 7 सिविलाइजेशन स्टार किंगडम से आता था, मौजूद सबको लंबे समय तक ठीक होने नहीं देता था। उनकी ताकत और पहचान उनकी दृष्टि तय करती थी। प्लैनेट ब्रेकन लेवल 4 सिविलाइजेशन बाउंडलेस गैलेक्सी के किनारे पर स्थित एक जीवित ग्रह था। ये पूरे बाउंडलेस गैलेक्सी में सबसे कम ध्यान देने वाला था। इसके अलावा लेवल 4 सिविलाइजेशन बाउंडलेस गैलेक्सी और लेवल 7 सिविलाइजेशन स्टार किंगडम के बीच एक विशाल अंतर था जो पार नहीं किया जा सकता था। सरल शब्दों में कहें तो प्लैनेट ब्रेकन स्टार किंगडम के सामने एक धूल का कण भी नहीं था।
भले ही साहिल स्टार किंगडम में समाज के नीचे हो, फिर भी वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे वे छेड़छाड़ कर सकें। भले ही रेवा का बाउंडलेस गैलेक्सी में उच्च दर्जा हो, फिर भी वह लेवल 7 सिविलाइजेशन से आए किसी को अपमानित करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। इसलिए ये जानने के बाद कि साहिल लेवल 7 सिविलाइजेशन से आता है, रेवा का रवैया पूरी तरह बदल गया। ओह मास्टर साहिल, कृपया बड़ा व्यक्ति बने और हमारे जैसे दो कमजोर औरतों के साथ छोटी छोटी बातों पर झगड़ा न करें जिन्होंने अभी आपको अपमानित किया। मेरा नाम रेवा मावुड है और यह मेरी सीधी शिष्या लूसिया डार्लिंग है। वह प्लैनेट ब्रेकन की नागरिक थी, लेकिन उसके परिवार को स्पेंसर द्वारा बिना आधार के आरोप के कारण सफाया कर दिए जाने के बाद वह यहाँ भटकने लगी। सौभाग्य से वह मुझसे टकराए और मैंने उसे अपने पास रख लिया। और मैं डिवाइन स्नो माउंटेन की एल्डर हूँ, रेवा ने सम्मान से खुद का परिचय दिया। मास्टर साहिल, ग्रेट क्वीन एम्पायर के सिंहासन के लिए योग्य बनने और अपनी योग्यताओं के लिए स्पेंसर ने मेरे परिवार पर ग्रेट क्वीन एम्पायर के खिलाफ राजद्रोह का आरोप लगाया और मेरे परिवार के सभी 37,688 सदस्यों का कत्ल कर दिया। उसके और मेरे बीच शपथ वाली नफरत है, इसलिए मैंने मास्टर से उस पर यह श्राप लगाने को कहा ताकि हम उसे यातना देकर मौत तक पहुंचा सके, ताकि स्वर्ग में डार्लिंग परिवार के 30,000 से ज्यादा लोगों की आत्माओं को सांत्वना मिले। मैं उम्मीद करती हूं कि तुम हमारे इस मामले में दखल नहीं दोगे मास्टर साहिल। मैं घुटने टेक कर तुम्हारा धन्यवाद करूंगी। लूसिया ने कहने के बाद वह साहिल के सामने घुटने टेक दी ताकि साहिल स्पेंसर की मदद न करे। वह अपने दिल में अच्छी तरह जानती थी कि एक बार साहिल दखल देगा तो शायद उसके पास इस जीवन में बदला लेने का मौका नहीं होगा। लेवल 7 सिविलाइजेशन से आया व्यक्ति इतना शक्तिशाली था कि उसकी मास्टर भी उससे डरती थी। भले ही वह भविष्य में अपनी मास्टर की ऊंचाई तक पहुंच जाए, फिर भी वह साहिल को अपमानित करने की हिम्मत नहीं करेगी। मिस डार्लिंग, कृपया उठो। साहिल ने हल्के से अपना हाथ लहराया और एक शक्ति ने लूसिया को उठा दिया। फिर वह जारी रखा, चिंता मत करो मिस डार्लिंग, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं स्पेंसर का श्राप हटाऊंगा और मैं ऐसा नहीं करूंगा। अगर तुम नहीं आती तो वह अब मर चुका होता। हालांकि मेरे पास अभी भी तुमसे कहने के लिए कुछ शब्द हैं मिस डार्लिंग। मास्टर साहिल, मैं सब सुन रही हूँ। मैं निश्चित रूप से इसे ध्यान में रखूंगी। मिस डार्लिंग, स्पेंसर ने तुम्हारे पूरे परिवार का कत्ल किया और तुम उसे मारकर अपने कबीले का बदला लेना चाहती हो। जैसा कि कहावत है, आंख के बदले आंख। ये स्वाभाविक है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हालांकि अगर तुम उसे इस तरह यातना देना चुनती हो तो तुम्हें नुकसान होगा। ये तुम्हारी मानसिकता को प्रभावित करेगा और तुम्हारी भविष्य की उपलब्धियों को सीमित करेगा। चूंकि तुमने उसे 1 साल से ज्यादा समय से यातना दी है, तो आज इस मामले को पूरी तरह खत्म कर दो। भविष्य में तुम सब कुछ छोड़ सकती हो और अपनी खेती पर ध्यान केंद्रित कर सकती हो। तुम्हारी प्रतिभा के साथ अटर्नल रेल्म में प्रवेश करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब नफरत से अंधी मत हो। जो बचे हैं उन्हें अच्छी तरह जीना चाहिए, साहिल ने धैर्य से समझाया। उसे लूसिया की भावनाएं समझ आती थीं। उसके पूरे परिवार का कत्ल कर दिया गया और 10,000 से ज्यादा लोगों में वह अकेली बची जो अकेले जी रही थी। कोई भी ऐसी अकेलेपन को सहन नहीं कर सकता। शायद बदला लेने की मान्यता ने लूसिया को इस दिन तक जीवित रखा। साहिल नहीं चाहता था कि एक उत्कृष्ट औरत नफरत से प्रतिबंधित हो जाए। उसने इन शब्दों में थोड़ी विशेष तकनीक मिलाई। उसने उनमें माइंड पावर का एक निशान उपयोग किया और वे सीधे लूसिया के दिल की गहराई तक पहुंच सकते थे। निश्चित रूप से साहिल के शब्द सुनने के बाद लूसिया जम गई लगती थी और गहरी सोच में पड़ गई। फिर उसे ठीक होने में पूरा 1 मिनट लगा। इसके बाद उसने फिर से साहिल को झुककर कहा और कृतज्ञता से कहा, अध्याय 2680। मुझे याद दिलाने के लिए धन्यवाद मास्टर साहिल। जब से मेरा परिवार सफाया हुआ है, मैं वास्तव में नफरत से अंधी हो गई हूँ। अब जबकि तुमने मुझे याद दिलाया, मैं अचानक प्रबुद्ध हो गई हूँ और मुझे समझ आ गया है। मुझे नई जिंदगी देने के लिए धन्यवाद। मैं जिंदा रहते हुए इसे कभी नहीं भूलूंगी। अच्छा है कि तुम्हें समझ आ गया। जाओ, अपने दुश्मनों से खुद निपटो और अब से सब कुछ छोड़ दो। अपनी मास्टर के साथ खेती करो और जितनी जल्दी हो सके एटर्नल बनने का प्रयास करो। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। अगर तुम एटर्नल नहीं बनती तो तुम जल्द ही मिट्टी का ढेर बन जाओगी। साहिल ने सिर हिलाया। हाँ मास्टर साहिल, लूसिया ने कहने के बाद वह मुड़ी और बिस्तर पर गतिहीन बैठे स्पेंसर की ओर देखा। उसकी आंखों में फिर से नफरत की नजर थी, जबकि वह उसके पास कदम दर कदम चल रही थी। आज वह डार्लिंग परिवार के 30,000 से ज्यादा सदस्यों को मारने वाले इस बेकार एम्परर को मारने वाली थी। वास्तव में वह 1 साल से ज्यादा समय पहले अपनी मास्टर की मदद से ऐसा कर सकती थी, लेकिन उस समय लूसिया को लगा कि स्पेंसर के लिए यह बहुत आसान होता। वह स्पेंसर को यातना से मरना चाहती थी ताकि उसके दिल की नफरत कम हो। हालांकि साहिल के शब्द सुनने के बाद लूसिया अचानक प्रबुद्ध हो गई और वह इसे सोच पाए। जब तक वह स्पेंसर को अपने हाथों से मारती, उसकी मानसिकता और सुधर जाती और यह उसकी भविष्य की खेती के लिए बहुत बड़ा फायदा होता।
स्पेंसर ने डार्लिंग परिवार की बची हुई सदस्य को अपनी ओर कदम दर कदम आते देखा और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। ग्रेट क्वीन एम्पायर का एम्परर अपनी आसन मौत का सामना करते हुए डर गया था। वह मौत से बेहतर एक नीच जीवन जीना पसंद करता। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, स्पेंसर ने हिस्टीरिकल रूप से चीखना शुरू कर दिया। वह ग्रेट क्वीन एम्पायर का एम्परर था और यहाँ उसकी सर्वोच्च सत्ता थी, इसलिए वह मरना नहीं चाहता था। स्पेंसर, क्या तुमने कभी सोचा था कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा जब तुमने लाखों निर्दोष लोगों का कत्ल किया था? लूसिया ने ठंडे लहजे में पूछा। मुझे मत मारो, मैं गलत था, मुझे पता है कि मैं गलत था। कृपया मुझे एक मौका दो और मैं निश्चित रूप से अपने तरीके बदलूंगा। कृपया मुझे जीने दो, स्पेंसर ने भीख मांगी। तुम्हें मौका दो? क्या किसी ने डार्लिंग परिवार और उन लाखों लोगों को मौका दिया था? वे भी ऐसे ही तुमसे भीख मांगते थे जब वे मर रहे थे, है ना? लेकिन क्या तुमने उन्हें छोड़ा? लूसिया ने एक पल रुककर कहा। फिर उसने अचानक अपनी आवाज़ ऊंची की। नहीं, तुमने उन्हें मौका नहीं दिया, तुमने अंत में उन्हें सब मार डाला। स्पेंसर, भगवान हमेशा देख रहा है। आज तुम्हें अपने अनगिनत अपराधों का प्रायश्चित करने का समय है। संघर्ष करना बंद करो और मैं इसे जल्दी कर दूंगी। नहीं, मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता। मैं ग्रेट क्वीन एम्पायर का एम्परर हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकती। सच में? तो क्या हुआ अगर तुम ग्रेट क्वीन एम्पायर का एम्परर हो? तुम आज भी मेरे हाथों से मरने वाले हो। स्पेंसर, भले ही तुम अंडरवर्ल्ड में जाओ, तुम शांति से नहीं रहोगे क्योंकि लाखों भूत तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जैसे जैसे लूसिया करीब आती गई, स्पेंसर को अपना दबाव बढ़ता महसूस हो रहा था। जब लूसिया उसके पास आई, स्पेंसर अब और जबरदस्त दबाव सहन नहीं कर पाया और पूरी तरह टूट गया। तुम्हारी कितनी हिम्मत! मैं ग्रेट क्वीन एम्पायर का एम्परर हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? इन सब लोगों को पकड़ो और 1000 कटों से मारो। हालांकि दृश्य पर किसी ने कार्रवाई नहीं की, यहाँ तक कि बाहर रक्षा करने वाले भारी कवच वाले गार्ड्स ने कोई हलचल नहीं की। यह इसलिए था क्योंकि साहिल ने अपनी माइंड पावर का उपयोग करके इस जगह को सील कर दिया था। अध्याय 2681। लूसिया ने लंबे समय तक कार्रवाई नहीं की क्योंकि वह स्पेंसर के टूटने का इंतजार कर रही थी। एक बुद्धिमान प्राणी के लिए कभी कभी मौत इतनी भयानक नहीं होती। भयानक चीज़ वह डर होता है जो मौत से पहले महसूस होता है। वे जानते हैं कि वे मरने वाले हैं, लेकिन वे परिणाम नहीं बदल सकते। ये सबसे ज्यादा यातना देने वाला होता है। स्पेंसर दबाव सहन नहीं कर पाया और पूरी तरह पागल हो गया। भले ही लूसिया अब उसे न मारे, फिर भी वह भविष्य में पागल ही रहेगा। हालांकि लूसिया स्पेंसर को कभी नहीं छोड़ेगी। वह डार्लिंग परिवार के लगभग 40,000 लोगों का बदला लेना चाहती थी। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और कमर से एक नर्म तलवार निकाली। हल्के से हिलाने पर तलवार तुरंत सीधी हो गई और जहरीले सांप की तरह स्पेंसर के दिल में घुस गई। सबसे पहले तलवार की नोक स्पेंसर की छाती में घुसी, फिर ब्लेड। लगभग कुछ सेंटीमीटर के बाद तलवार की नोक स्पेंसर के दिल में घुस गई और उसे छेद दिया। अंत में लूसिया ने अपना दाहिना हाथ घुमाया और स्पेंसर का दिल अचानक टुकड़ों में बिखर गया। ग्रेट क्वीन एम्पायर का तानाशाह ऐसे ही मर गया। स्पेंसर को मारने के बाद लूसिया ने तलवार को म्यान में डाला और खड़ी हो गई। उसकी आंखों से अनजाने में आंसू बहने लगे। उसने आखिरकार अपने लोगों का बदला ले लिया। साहिल ने पूरी प्रक्रिया को ठंडे ढंग से देखा। उसने आज लूसिया की मदद करके न केवल उसकी मानसिकता को ऊंचा किया था, बल्कि उसके पास कुछ अन्य स्वार्थी मकसद भी थे। अगर स्पेंसर जिंदा रहता तो लेटिशा और जायॉन के लिए बहुत सारी अनिश्चितताएं होतीं। जायॉन के लिए तो सौभाग्य था कि वह स्पेंसर का जैविक बेटा था, इसलिए स्पेंसर की मौत के बाद वह ग्रेट क्वीन एम्पायर का सिंहासन विरासत में ले लेगा। हालांकि लेटिशा के लिए यह अनिश्चित होता। शायद स्पेंसर मरने से पहले उसे मार डालता और उसके साथ दफन कर देता। पृथ्वी के इतिहास में ऐसे क्रूर और बेरहम एम्परर्स कभी नहीं हुए थे। संयोग से स्पेंसर ऐसा ही बेरहम व्यक्ति निकला। इसलिए साहिल ने लूसिया से स्पेंसर को मारने को कहा। यह न केवल लूसिया के आंतरिक दानव को दूर करता, बल्कि लेटिशा और उसके बेटे को भी स्थिर करता। ये दोनों पक्षों के लिए सबसे अच्छा था। इसके बाद चीजें आसान हो जाएंगी। जायॉन सिंहासन पर बैठेगा और जायॉन की मां के रूप में लेटिशा का ग्रेट क्वीन एम्पायर में दर्जा क्या होगा, ये कल्पना की जा सकती है। यह माँ बेटे का जोड़ा आखिरकार एक अच्छा घर ढूंढ चुका था। धन्यवाद मास्टर साहिल, लूसिया को उसके आंतरिक दानव से छुटकारा दिलाने में मदद करने के लिए। उसकी मानसिकता भी बहुत सुधर गई है और भविष्य में वह खेती बहुत आसानी से कर पाएगी। रेवा ने अचानक साहिल को धन्यवाद दिया। उसे वास्तव में उम्मीद नहीं थी कि साहिल के कुछ शब्दों का लूसिया पर इतना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। मूल रूप से वह सोचती थी कि लूसिया स्पेंसर को पर्याप्त यातना देने के बाद ही सब कुछ छोड़ेगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि साहिल इतनी जल्दी लूसिया का मन बदल देगा। अब ऐसा लग रहा था कि अगर साहिल के दिल से निकले शब्द उसे प्रबुद्ध न करते तो भविष्य में बदला लेने के बाद भी वह सब कुछ नहीं छोड़ पाती। अध्याय 2682।
रेवा को पता नहीं था कि साहिल ने माइंड पावर का उपयोग किया था। स्पेंसर के लिए लूसिया की इतनी गहरी नफरत होने पर वह साहिल के कुछ शब्दों को कैसे सुनती। साहिल के हेवनली लेवल एक माइंड पावर से लूसिया को जगा देना आसान था। आपका स्वागत है मिस मावुड, यह कोई बड़ी बात नहीं है इसलिए इसे दिल पर मत लो, साहिल ने विनम्रता से जवाब दिया। तुम्हारे लिए ये छोटी बात है, लेकिन लूसिया के लिए ये जीवन को प्रभावित करने वाली बड़ी घटना है। तुम्हारी प्रबुद्धि से उसकी भविष्य की उपलब्धियां मेरे कल्पना से भी ज्यादा हो सकती हैं। ये सब मिस डार्लिंग की किस्मत है। सही कहा, मास्टर साहिल से मिलना वास्तव में लूसिया का सौभाग्य है। दोनों ने कुछ विनम्र बातें की। साहिल ने अपनी नज़रें कई मंत्रियों पर टिका दी और पूछा, क्या तुम सब ग्रेट क्वीन एम्पायर के महत्वपूर्ण मंत्री हो? कमरे में मौजूद मंत्री चौंक गए और उनके शरीर पर ठंडा पसीना छूट गया। मास्टर साहिल, भले ही हम ग्रेट क्वीन एम्पायर के प्रजा हैं, हमने कभी दुनिया के लिए हानिकारक कुछ नहीं किया। ये सब स्पेंसर था। उसके एम्परर बनने के बाद हम उसका विरोध करने या सवाल करने की हिम्मत नहीं करते थे। अगर हम करते तो वह हमें दबा देता और शायद हमारी जान भी ले लेता। एक मंत्री खड़ा होकर रोते हुए बोला। हाँ मास्टर साहिल, आपको पता नहीं, स्पेंसर के ग्रेट क्वीन एम्पायर का एम्परर बनने के बाद से हम गुस्से में बोलने की हिम्मत नहीं करते थे कि कहीं मुसीबत में न पड़ जाएं। एक और व्यक्ति खड़ा हो गया। फिर कई मंत्री एक एक करके निकले और स्पेंसर की तानाशाही और अपराधों का आरोप लगाया। वे सब सोचते थे कि साहिल उन मंत्रियों से हिसाब चुकाने आया है जो स्पेंसर की मदद कर रहे थे, और वे सब डर गए थे। उन्होंने स्पेंसर को अपने सामने मरते देखा। एक राजा जो कभी इतना अहंकारी और उच्च मनोबल वाला था, ऐसे ही मर गया। जितना स्पेंसर पहले समृद्ध था, पिछले साल उसका दर्द उतना ही ज्यादा था और उसकी मौत उतनी ही दुखद और अन्यायपूर्ण थी। घबराओ मत, मैं तुम्हारे पास स्पेंसर की वजह से नहीं आया। वह पहले से ही मर चुका है, इसलिए बीते को बीता होने दो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि यह स्पेंसर द्वारा त्यागा गया अवैध बेटा है। चूंकि स्पेंसर मर चुका है, अब उनके बीच की कोई भी दुश्मनी मिट गई है। भविष्य में मैं उम्मीद करता हूं कि तुम जायोन की मदद करोगे ताकि वह ग्रेट क्वीन एम्पायर का एम्परर बने, और मुझे विश्वास है कि जायोन अपने पिता से नहीं सीखेगा, साहिल ने समझाया। मंत्रियों ने सामूहिक रूप से राहत की सांस ली। जब तक वे स्पेंसर से प्रभावित नहीं होते, वे किसी भी चीज से सहमत थे। वे सिंहासन के लिए लड़ नहीं सकते थे, इसलिए वे किसी की भी मदद करेंगे। इसके अलावा एक किशोर को नियंत्रित करना आसान नहीं होता। बेशक वे बहुत आगे नहीं जाएंगे, आखिर जायोन के पीछे साहिल जैसा बड़ा समर्थक था। कौन गारंटी दे सकता था कि साहिल भविष्य में प्लैनेट ब्रेकन पर मनमाने ढंग से वापस नहीं आएगा। वे अपनी बचाव की राह को अवरुद्ध नहीं करना चाहते थे। चिंता मत करो मास्टर साहिल, हम निश्चित रूप से तुम्हारी इच्छा का पालन करेंगे और नए एम्परर की पूरी मदद करेंगे और उसे सही रास्ते पर लाएंगे, मंत्रियों ने एक साथ जवाब दिया। यह अच्छा है, साहिल ने कहने के बाद वह मुड़कर लेटिशा और उसके बेटे की ओर देखा। मैडम चांडलर, जायोन अभी छोटा है और भविष्य में प्रतिभाशाली व्यक्ति बनने के लिए तुम्हारे मार्गदर्शन की जरूरत होगी। धन्यवाद मास्टर साहिल, कृपया निश्चिंत रहो मास्टर साहिल, मैं निश्चित रूप से जायोन को अच्छी तरह सिखाऊंगी और उसे एक बुद्धिमान एम्परर बनाऊंगी। अगर भविष्य में तुम्हारे पास समय हो तो कृपया वापस आकर हमें देखना। ग्रेट क्वीन एम्पायर का दरवाजा हमेशा तुम्हारे लिए खुला रहेगा, लेटिशा ने कृतज्ञता से कहा। ठीक है, मैं आऊंगा, साहिल ने फिर जायोन की ओर देखा। जायोन, अब से तुम्हें अपनी माँ की बात माननी होगी। ग्रेट क्वीन एम्पायर के एम्परर के रूप में तुम्हें एक वाक्य याद रखना होगा, जो पानी नाव को सहारा देता है वही उसे डुबो भी देता है। ग्रेट क्वीन एम्पायर को स्थिर करने का सबसे अच्छा तरीका देश और उसके लोगों को सुरक्षित बनाना है। जो तुम्हारे खिलाफ जाते हैं उन्हें मारना सिर्फ उसकी तबाही को तेज करेगा। साहिल, चिंता मत करो, मैं याद रखूंगा और तुम्हें निराश नहीं करूंगा, जायोन ने लाल आंखों से वादा किया। भले ही वह अभी छोटा था, उसके दिल में पता था कि साहिल ने उसे और आंट लेटिशा के साथ कितनी दया दिखाई है। ठीक है, मेरा यहाँ काम हो गया है और अब मुझे जाना चाहिए। मैडम चांडलर, जायोन, मिस मावुड, मिस डार्लिंग, विशाल ब्रह्मांड में हमारा मिलना किस्मत है। भविष्य में हम फिर मिलेंगे, साहिल ने उनसे अलविदा कहा। अध्याय 2684। लूसिया ने भी अपनी मास्टर की ओर देखा। उसे पता नहीं था कि उसकी मास्टर को मास्टर साहिल की क्यों जरूरत है। वह रेवा के साथ ज्यादा समय नहीं बिताई थी, इसलिए उसकी ताकत कम थी और वह बाउंडलेस गैलेक्सी के कुछ कोर मुद्दों को समझने के योग्य नहीं थी। मास्टर साहिल, भले ही हमारी मुलाकात कम समय की रही हो, लेकिन अभी तुम्हारे प्रदर्शन से मुझे पता चला कि तुम न्याय से भरे व्यक्ति हो। रेवा ने सीधे विषय पर नहीं जाकर साहिल की तारीफ की। साहिल मुस्कुराया। उसे और ज्यादा यकीन हो गया कि दूसरा पक्ष उससे मदद मांगना चाहता है। मिस मावुड, अगर तुम्हारे पास कोई सवाल है तो बस पूछो। इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। जैसा मैंने कहा, हमारा मिलना किस्मत से हुआ है। जब तक ये किसी सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता, मैं कोशिश करूंगा कि अगर कर सकता हूं तो मदद करूं।
साहिल के शब्द सुनकर रेवा भी थोड़ा शर्मा गई। वह वास्तव में साहिल से मदद मांगना चाहती थी। इसके अलावा यह मामला छोटा नहीं था, क्योंकि यह अनगिनत जीवित प्राणियों की मौत का कारण बन सकता था और पूरे बाउंडलेस गैलेक्सी के भविष्य की संरचना को प्रभावित कर सकता था। अपनी मानसिकता समायोजित करने के बाद रेवा ने कहा, मास्टर साहिल, सच कहूं तो मेरे पीछे डिवाइन स्नो माउंटेन हमेशा बाउंडलेस गैलेक्सी के सही पक्ष का नेता रहा है और यहाँ की सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन अब किसी कारण से डिवाइन स्नो माउंटेन कई ताकतों के हमले का खतरा झेल रहा है। एक बार ऐसा हुआ तो पूरे बाउंडलेस गैलेक्सी में अनगिनत प्राणी प्रभावित होंगे। तुम उच्च स्तर की सिविलाइजेशन से आए बड़े व्यक्ति हो, इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम डिवाइन स्नो माउंटेन के लिए न्याय करोगे। रेवा ने अपना उद्देश्य बताया और फिर साहिल को झुककर प्रणाम किया। उसे साहिल की ताकत का पता नहीं था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वह लेवल 7 सिविलाइजेशन स्टार किंगडम से आता है, यह पहले से ही बहुत डरावना लगता था। जब तक वह यहाँ है, वह मानती थी कि वे लोग मनमानी नहीं करेंगे। साहिल ने सुनने के बाद कुछ देर चुप रहा। इसके बाद उसने अपना सिर हिलाया और मना कर दिया, मिस मावुड, मुझे अफसोस है। मेरे पास अपना काम है, इसलिए मेरे पास यहाँ रहकर मदद करने का समय नहीं है। मास्टर साहिल, कृपया मुझे इतनी जल्दी मना मत करो। मुझे पता है कि तुम न्याय से भरे व्यक्ति हो। तुम डिवाइन स्नो माउंटेन जाकर देख सकते हो या बाउंडलेस गैलेक्सी के किसी भी कोर क्षेत्र में जाकर पूछ सकते हो। फिर तुम्हें पता चलेगा कि डिवाइन स्नो माउंटेन की बाउंडलेस गैलेक्सी में क्या प्रतिष्ठा है। एक बार डिवाइन स्नो माउंटेन के साथ कुछ अप्रत्याशित हुआ तो पूरे बाउंडलेस गैलेक्सी की स्थिरता टूट जाएगी। उस समय बाउंडलेस गैलेक्सी निश्चित रूप से भयानक स्थिति में होगा। कृपया हमारी मदद करो मास्टर साहिल, रेवा ने सच्चाई से कहा। पास खड़ी लूसिया पूरी तरह स्तब्ध थी। उसने क्या सुना? उसका संप्रदाय डिवाइन स्नो माउंटेन वास्तव में खतरे में है और उन्हें सामने वाले युवक से न्याय बनाए रखने की जरूरत है। भले ही साहिल उच्च स्तर की सिविलाइजेशन से हो, लेकिन वह इतना युवा है और उसकी उम्र उससे मिलती जुलती है। वह डिवाइन स्नो माउंटेन की मदद कैसे कर सकता है? इसके अलावा साहिल ने कहा था कि वह लेवल 7 सिविलाइजेशन से है, लेकिन यह अभी तक सिद्ध नहीं हुआ था। तो कौन जानता है कि यह सच है या नहीं? वैसे भी लूसिया को विश्वास नहीं था कि सामने वाला युवक जो उससे मिलता जुलता है डिवाइन स्नो माउंटेन को बचाने की ताकत रखता है। मिस मावुड, मुझे लगता है कि तुमने गलत समझा। मेरे पास बहुत महत्वपूर्ण काम है। अगर मेरे पास समय होता तो मैं यहाँ रुक कर देखता, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे पास नहीं है, इसलिए मुझे अफसोस है, मैं हाँ नहीं कह सकता। साहिल हिला नहीं। बाउंडलेस गैलेक्सी के खतरों की तुलना में वह लेलर के सामने आने वाली मुश्किलों की ज्यादा परवाह करता था। हेवनली ओवरलॉर्ड लूफियन की ताकत मजाक नहीं थी। एक आंशिक हेवनली ओवरलॉर्ड के रूप में साहिल सच्चे हेवनली ओवरलॉर्ड की ताकत को सबसे अच्छी तरह समझता था। अगर लूफियन पागल हो गया तो वह जो विनाशकारी शक्ति पैदा करेगा वह पूरी तरह महाकाव्य और भयानक होगी। उसके हाथ की एक हल्की लहर से अनगिनत जीवित ग्रह और महाद्वीप नष्ट हो सकते हैं। अनगिनत प्राणियों की जिंदगियां खत्म हो जाएंगी। लेलर में कोई भी लूफियन को थोड़ा सा भी रोक नहीं सकता। सिल्वियो, एक आंशिक हेवनली ओवरलॉर्ड, उसे रोकने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अगर उसकी क्लोनिंग न होती जो उसे 81 समान ताकत वाले क्लोन बुलाने की अनुमति देती, तो साहिल लूफियन से लड़ने के लिए लेलर की ओर जाने की हिम्मत नहीं करता। आखिर वह सिर्फ आंशिक हेवनली ओवरलॉर्ड था और सच्चे हेवनली ओवरलॉर्ड रैंक से आधा कदम दूर था। साथ ही यह आधा कदम बहुत बड़ा था। अध्याय 2685। साहिल द्वारा लगातार 2 बार मना करने के बाद रेवा वहीं स्तब्ध रह गई। उसे पता नहीं था कि क्या करे। सच कहूं तो साहिल जैसे व्यक्ति से मदद मांगने में बहुत हिम्मत लगी थी। आखिर वे बाउंडलेस गैलेक्सी के कोर रहस्य थे। शीर्ष ताकतों को छोड़कर कोई बाहरी व्यक्ति नहीं जानता था। बेशक ये भी दिखाता था कि रेवा कितनी हताश थी और ऐसा लग रहा था कि वह हताश स्थिति में किसी से भी मदद मांग रही है। वास्तव में वह अच्छी तरह जानती थी साहिल में वह ताकत है या नहीं। इससे अलग भले ही हो तो वह उसकी मदद क्यों करेगा? सिर्फ उस हास्यास्पद न्याय की भावना से। भूल जाओ, न्याय से ज्यादा हित महत्वपूर्ण होता है। इसलिए रेवा कीमत चुकाने को तैयार थी। जब तक साहिल डिवाइन स्नो माउंटेन की इस संकट से गुजरने में मदद करता और बाउंडलेस गैलेक्सी की समृद्धि और स्थिरता बनाए रखता, वह कुछ भी करने को तैयार थी। अफसोस कि साहिल ने उसे मौका नहीं दिया। शायद वह खुद को जानता था और जानता था कि वह पर्याप्त मजबूत नहीं है, इसलिए अगर वह जल्दबाजी में मदद करने को सहमत होता तो वह खुद को अपमानित करता। इसके अलावा साहिल के पास ऐसी छोटी मोटी बातों में दखल देने का समय नहीं था। वैसे भी साहिल ने 2 बार मना किया। ये काफी था ये दिखाने के लिए कि वह वास्तव में मदद नहीं करना चाहता। हालांकि रेवा अभी भी हार नहीं मानना चाहती थी। वह अभी भी अपना आखिरी प्रयास कर रही थी। मास्टर साहिल, क्या तुमने नहीं कहा था कि हमारा मिलना किस्मत से हुआ है? इसके अलावा विशाल ब्रह्मांड में अनगिनत सिविलाइजेशन है, लेकिन तुमने बाउंडलेस गैलेक्सी पहुंचकर रुकने का फैसला किया।
क्या इसका मतलब यह नहीं कि भगवान ने तुम्हें बाउंडलेस गैलेक्सी को बचाने के लिए भेजा है? कृपया भगवान की इच्छा का पालन करो। साहिल रेवा के शब्दों से लगभग हंस पड़ा। वह अक्सर कहता था कि लोगों का मिलना किस्मत है, और अब दूसरा पक्ष इसे उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। अगर उसके पास कुछ काम न होता तो वह रुक कर देखता। दुर्भाग्य से समय किसी का इंतजार नहीं करता। कोई नहीं बता सकता कि लुफियन कब पागल होगा। जब तक वह सिल्वियो से खबर पाता और पहुंचता तब तक बहुत देर हो चुकी होती। बाउंडलेस गैलेक्सी के लिए उन्हें इंतजार करना होगा जब तक वह लुफियन से निपट ले और फिर उनके पास आए। मिस मावुड, तुम सही कह रही हो, लेकिन दुर्भाग्य से इस बार मेरे पास बहुत महत्वपूर्ण काम है। मैं इसे ज़्यादा देर तक टाल नहीं सकता, वरना परिणाम तुमने अभी जो कहा उससे कहीं ज़्यादा गंभीर होंगे। जब मैं इसे संभाल लूँगा तो मैं वापस आऊँगा। फिर मैं डिवाइन स्नो माउंटेन जाकर देख सकता हूँ जैसा तुम चाहती हो। लगातार 3 बार मना करने के बाद रेवा को भी पता चल गया कि साहिल नहीं रुकेगा। वह बहुत भोली थी। उसे लगा था कि लेवल 7 सिविलाइजेशन से आए बड़े व्यक्ति से मिलने से डिवाइन स्नो माउंटेन संकट से बच सकता है और बाउंडलेस गैलेक्सी की स्थिरता बनाए रख सकता है। अप्रत्याशित रूप से साहिल ने उसे कोई मौका नहीं दिया। मुझे अफसोस है मास्टर साहिल, मैं बहुत ढीठ थी, रेवा ने धीमी आवाज में कहा। मुझे अफसोस है मिस मावुड, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। साहिल भी माफ़ी मांगता हुआ दिखा। कोई बात नहीं मास्टर साहिल, इसे दिल पर मत लो। ये बाउंडलेस गैलेक्सी की किस्मत है। मिस मावुड, चूंकि तुमने कहा कि जब तक डिवाइन स्नो माउंटेन नहीं गिरता बाउंडलेस गैलेक्सी समृद्धि और स्थिरता बनाए रख सकता है, तो मैं जाने से पहले तुम्हें 2 चीज़ें दूंगा। मुझे उम्मीद है कि यह तुम्हारी मदद करेगा। साहिल ने कहने के बाद उसने 2 सुंदर छोटे लकड़ी के बक्से रेवा की ओर फेंके। उसने इन्हें फुर्सत में बनाया था। प्रत्येक बक्से में साहिल की खून की एक बूंद सील की गई थी। विशेष तकनीक से खोलने पर साहिल का एक क्लोन युद्ध के लिए बुलाया जा सकता था। क्लोन सिर्फ 1 घंटे तक रह सकता था। साहिल की मौजूदा आंशिक हेवनली ओवरलॉर्ड ताकत के साथ 1 घंटा एक सिविलाइजेशन को नष्ट करने के लिए काफ़ी था। अध्याय 2686। मास्टर साहिल, ये क्या हैं? रेवा ने अपने सामने रखे 2 छोटे लकड़ी के बक्सों को देखा और उत्सुकता से पूछा। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने बनाई हैं। जब तुम खतरे में हो तो विशेष तरीके से इसकी सील खोल सकती हो। फिर ये तुम्हारे संकट को हल करने में मदद कर सकता है, साहिल ने जवाब दिया। उसने उन्हें नहीं बताया कि उसके क्लोन अंदर हैं। उसने रेवा को अपने क्लोन देने पर सावधानी से विचार किया। यह इसलिए नहीं कि साहिल ने सुंदर औरत देखकर दिमाग खो दिया। उसके आसपास की सभी औरतें सुंदर हैं। इसके विपरीत, यहाँ आने के बाद से साहिल अपनी माइंड पावर से रेवा को देख रहा था। उसे पता था कि दूसरा पक्ष झूठ नहीं बोल रही, इसलिए उसने ये करने का चुनाव किया। तो इसे कैसे खोलूं? रेवा ने संदेह से पूछना जारी रखा। मैं तुम्हें सिखाऊंगा। इसके बाद साहिल ने रेवा को छोटे लकड़ी के बक्से की सील खोलने का तरीका सिखाना शुरू किया। ये बिल्कुल मुश्किल नहीं था। रेवा की प्रतिभा के साथ उसने जल्दी से इसे सीख लिया। मिस मावुड, चूंकि तुमने सील खोलने का तरीका सीख लिया है, अब मुझे जाना चाहिए। तुम इसे सिर्फ खतरे में होने पर खोलना, मनमाने ढंग से मत खोलना, ठीक है? मुझे उम्मीद है कि वे तुम्हारी मदद करेंगे और अगर मौका मिला तो मैं मिलूंगा, साहिल ने अलविदा कहा। धन्यवाद मास्टर साहिल, भविष्य में मिलते हैं, रेवा ने विनम्रता से जवाब दिया। उसे अभी तक पता नहीं था कि उसके हाथ में रखे 2 बक्सों में क्या है। वे 2 आंशिक हेवनली ओवरलॉर्ड क्लोन थे। इस लेवल 4 सिविलाइजेशन में जहां सबसे ऊंची युद्ध शक्ति सिर्फ इटर्नल है, एक ओवरलॉर्ड कितना शक्तिशाली होगा। उनके बीच 2 बड़े क्षेत्र हैं जो सेंट रेल्म और डिवाइन रेल्म हैं। यह अतिशयोक्ति नहीं है कि अगर इन 2 क्लोन का सही उपयोग किया जाए तो रेवा अब से बाउंडलेस गैलेक्सी में जो चाहे कर सकती है। कोई ताकत उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं करेगी। सुरक्षित यात्रा मास्टर साहिल, लूसिया ने अचानक पास से कहा। धन्यवाद मिस डार्लिंग, अलविदा, साहिल ने जवाब दिया। उसका शरीर तुरंत तारों की बिंदुओं में बदल गया और गायब हो गया। वह हाई डायमेंशनल स्पेस में यात्रा नहीं कर रहा था। साहिल के लिए वह बहुत धीमा था। उसने स्पेस के नियमों को सीधे नज़रअंदाज किया और विभिन्न स्पेस में अनंत शिफ्ट किया। इस तरह ये हाई डायमेंशनल स्पेस में यात्रा से कहीं ज़्यादा तेज था। रेवा और लूसिया ने जहां साहिल गायब हुआ था वहां देखा और लंबे समय तक चुपचाप खड़ी रहीं। मास्टर साहिल ने ये कैसे किया? लूसिया ने जोर से पूछा। मुझे भी नहीं पता। ऐसा लगता है कि मास्टर साहिल झूठ नहीं बोल रहा था। वह वास्तव में लेवल 7 सिविलाइजेशन से हो सकता है। मैंने पहले कभी ऐसा तरीका नहीं देखा, रेवा ने जवाब दिया। जरूरी नहीं, मास्टर साहिल बाउंडलेस गैलेक्सी से नहीं है, इसलिए वह कुछ विशेष तरीके जानता है जो हम नहीं जानते। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं। तुम सही हो, रेवा ने सहमति में सिर हिलाया। वैसे मास्टर साहिल ने तुम्हें क्या दिया?
मुझे देखने दो। रेवा ने साहिल द्वारा दिए गए 2 सुंदर छोटे लकड़ी के बक्से निकाले और एक लूसिया को दिया। फिर मास्टर और शिष्या ने बक्सों का सावधानी से अध्ययन करना शुरू किया। बाहर से वे सिर्फ लकड़ी से बने 2 बक्से थे। उनमें कुछ विशेष नहीं था। उनमें कुछ विशेष नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि अंदर क्या है। लूसिया खुद को रोक नहीं पाए और पूछा, मुझे कैसे पता मास्टर, क्या हम एक खोल कर देखें? लूसिया ने आजमाइश में पूछा। सोच भी मत, मास्टर, साहिल ने कहा था कि मैं इसे सिर्फ खतरे में खोल सकती हूँ और मनमाने ढंग से नहीं खोल सकती। क्या तुमने अभी सुना नहीं? रेवा ने लूसिया के प्रस्ताव को सीधे अस्वीकार कर दिया। उसे सहज रूप से लगता था कि इस बक्से में चीजें सरल नहीं हैं, लेकिन वह इसे ठीक से नहीं समझ पा रही थी। ये सब उसकी अंतर्ज्ञान पर आधारित था। मैंने सुना, लेकिन मैं बहुत उत्सुक हूँ। वे सामान्य लकड़ी के बक्से जैसे लगते हैं। उनमें क्या अच्छी चीजें हो सकती हैं? मैं भी उत्सुक हूँ, लेकिन तुम अपनी उत्सुकता को बेकाबू नहीं होने दे सकती। अगर मास्टर साहिल को पता चला तो हम उसके सामने बहुत असभ्य लगेंगे। अध्याय 2687। पलक झपकते ही आधा साल और बीत गया। साहिल लेवल 9 सिविलाइजेशन लेलर के किनारे पहुंच चुका था और लेलर के क्षेत्र में प्रवेश करने वाला था। हालांकि भले ही वह लेलर पहुंच गया, फिर भी उसे केंद्रीय 5 कॉन्टिनेंट तक पहुंचने में लंबा रास्ता तय करना था। आखिर लेवल 9 सिविलाइजेशन का क्षेत्र बहुत बड़ा था। इस बीच लेवल 4 सिविलाइजेशन बाउंडलेस गैलेक्सी में एक बड़ी घटना हुई जो पूरी सिविलाइजेशन को बदल सकती थी। बाउंडलेस गैलेक्सी की 6 शीर्ष ताकतों ने डिवाइन स्नो माउंटेन पर दबाव डालने के लिए एकजुट हो गए। वे डिवाइन स्नो माउंटेन से बाउंडलेस गैलेक्सी की किस्मत को दबाने वाले खजाने को सौंपने की मांग कर रहे थे ताकि सब मिलकर उसका प्रबंधन कर सकें। डिवाइन स्नो माउंटेन ने निश्चित रूप से सहमति नहीं दी। ये खजाना डिवाइन स्नो माउंटेन के संस्थापक द्वारा बाउंडलेस गैलेक्सी के बाहर अचानक प्रकट हुए एक रहस्यमय खंडहर से प्राप्त किया गया था। इस खजाने को प्राप्त करने के लिए डिवाइन स्नो माउंटेन के संस्थापक गंभीर रूप से घायल हो गए थे और डिवाइन स्नो माउंटेन लौटने के कुछ समय बाद मर गए थे। डिवाइन स्नो माउंटेन के इस खजाने को प्राप्त करने के बाद इस संप्रदाय में कई प्रतिभाशाली लोग पैदा हुए और उन्होंने बहुत प्रगति की। अंत में वे बाउंडलेस गैलेक्सी के नेता बन गए। कहा जा सकता है कि डिवाइन स्नो माउंटेन का उदय इस खजाने को प्राप्त करने के बाद ही शुरू हुआ। इसलिए इसे सभी द्वारा एक सिविलाइजेशन की किस्मत को दबाने वाला खजाना कहा जाता था और अनगिनत ताकतों द्वारा इस पर नजर रखी जाती थी। वे सब इसे प्राप्त करना चाहते थे। हालांकि डिवाइन स्नो माउंटेन इतनी शक्तिशाली थी कि उनके पास कोई मौका नहीं था। अब मौका आ गया था। डिवाइन स्नो माउंटेन किसी कारण से किस्मत में गिरावट का सामना कर रहा था। इस समय बाउंडलेस गैलेक्सी की अन्य शीर्ष ताकतों में एक बेहद प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसने एटर्नल रेल्म पार्शियल सॉवरन रैंक में ब्रेक थ्रू किया था और डिवाइन स्नो माउंटेन के सबसे मजबूत ग्रैंड मास्टर के बराबर था। तब जाकर उन्होंने अन्य ताकतों के साथ एकजुट होकर डिवाइन स्नो माउंटेन की प्रभुत्व को उखाड़ फेंकने की तैयारी की। डिवाइन स्नो माउंटेन ने खजाना सौंपने से इनकार कर दिया, इसलिए 6 शीर्ष ताकतों ने डिवाइन स्नो माउंटेन पर घेराबंदी कर दी। चूंकि डिवाइन स्नो माउंटेन का पार्शियल सॉवरन रैंक ग्रैंड मास्टर का विरोधी था, पूरी लड़ाई लगभग एक तरफा थी। एक व्यक्ति 2 लोगों को नहीं हरा सकता। अगर डिवाइन स्नो माउंटेन अभी भी अपने चरम पर होता तो शायद इतनी ताकतों की घेराबंदी से नहीं डरता। हालांकि अब वे निचले स्तर पर थे। वे बाउंडलेस गैलेक्सी की 6 शीर्ष ताकतों के एकजुट होने का विरोध नहीं कर सकते थे। 2 पक्ष डिवाइन स्नो माउंटेन के शीर्ष पर आमने सामने थे। एक तरफ बाउंडलेस गैलेक्सी की 6 शीर्ष ताकतों का शक्तिशाली गठबंधन था, दूसरी तरफ डिवाइन स्नो माउंटेन था। सभी शिष्य घायल थे और वे गुस्से से अपने दुश्मनों को घूर रहे थे। रेवा और लूसिया, जो साहिल से संबंध रखती थीं, भी उनमें शामिल थीं। रेवा डिवाइन स्नो माउंटेन की एल्डर और एक शक्तिशाली एटर्नल होने के नाते निश्चित रूप से इस तरह की लड़ाई में मौजूद थी जो उसके संप्रदाय के जीवन और मौत को प्रभावित करती थी। रेवा की सीधी शिष्या के रूप में लूसिया भी डिवाइन स्नो माउंटेन का कोर सदस्य थी। दोनों पक्षों की दिखाई देने वाली ताकत में बहुत बड़ा अंतर था। सामान्य युद्ध शक्ति के अलावा डिवाइन स्नो माउंटेन पर एटर्नल या उससे ऊपर के 10 से कम लोग थे, जबकि 6 शीर्ष ताकतों के गठबंधन में लगभग 30 लोग थे, 2 गुने से ज्यादा। एटर्नल की युद्ध शक्ति में विशाल अंतर ने डिवाइन स्नो माउंटेन को 6 शीर्ष ताकतों के गठबंधन के सामने बहुत कम प्रतिरोध दिया। बेशक 6 शीर्ष ताकतों के गठबंधन ने डिवाइन स्नो माउंटेन के लोगों को मौत के मुंह में धकेलने की हिम्मत नहीं की। अध्याय 2688। अगर दूसरा पक्ष पूरी ताकत से लड़ता तो वह उन्हें कुछ परेशानी दे सकता था। दूसरों को छोड़ दो, लगभग 10 एटर्नल्स की युद्ध शक्ति अगर वे मौत से लड़ते तो सबके लिए काफी थी। न तो 6 शीर्ष ताकतों का गठबंधन और न ही डिवाइन स्नो माउंटेन फिर से लड़ने का इरादा रखता था। ऐसा लग रहा था कि वे किसी चीज का इंतजार कर रहे थे। आकाश में तेज आवाजें गूंज रही थीं। बूम बूम बूम, वहां भयंकर लड़ाई चल रही थी। सब उस लड़ाई के नतीजे का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद बूम,
एक तेज आवाज ने डिवाइन स्नो माउंटेन के शीर्ष पर मौजूद सबको हिला दिया। कमजोर ताकत वाले लोगों ने अपनी छाती पकड़ ली और सांस लेने में तकलीफ महसूस की। फिर एक आकृति आकाश से उतरी और डिवाइन स्नो माउंटेन के शिष्यों के सामने उतरी। यह एक बूढ़ी औरत थी जो बैसाखी पर टिकी हुई थी। उसके मुंह के कोने पर खून का निशान भी बचा हुआ था। ग्रैंड मास्टर, डिवाइन स्नो माउंटेन के सभी शिष्यों ने एक साथ चिल्लाया। खांस, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। मेरी पुरानी हड्डियां अभी भी टिक सकती हैं, बूढ़ी औरत खांसते हुए बोली। उसके उतरने के कुछ देर बाद एक और आकृति आकाश से उतरी और 6 शीर्ष ताकतों के गठबंधन के सामने उतरी। यह एक मजबूत कदकाठी वाला मध्यम आयु का आदमी था। मैडम नूबिया, चून की डिवाइन स्नो माउंटेन ने सालों से बाउंडलेस गैलेक्सी के लिए बहुत योगदान दिया है। अगर तुम वह खजाना सौंप दो तो मैं तुम्हें बख्श सकता हूँ, वरना आज तुम्हारा विनाश का दिन होगा, मध्यम आयु के आदमी ने बूढ़ी औरत से कहा। कितना भ्रम है डायाब्लो, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है पता नहीं? पहले तुम डिवाइन स्नो माउंटेन को धमकाकर खजाना सौंपने को मजबूर करोगे और फिर संप्रदाय को नष्ट करना आसान हो जाएगा। जब मैं बाउंडलेस गैलेक्सी में बिना रुकावट घूम रही थी तब तुम पैदा भी नहीं हुए थे लड़के। अब तुम मुझे इस छोटी चाल से धोखा देना चाहते हो। तुम सपने देख रहे हो। बूढ़ी औरत ने साफ मना कर दिया। उसे दिल में पता था कि चाहे वह आज खजाना सौंपे या नहीं, डिवाइन स्नो माउंटेन फिर भी बच नहीं पाएगा अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ। डायाब्लो फोली ने इस दिन के लिए लंबे समय से तैयारी की थी। वास्तव में डायाब्लो ने सॉवरन रैंक में ब्रेक थ्रू नहीं किया था। उसने सैकड़ों साल पहले ब्रेक थ्रू कर लिया था, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। हाल ही में उसने अपनी ताकत उजागर करने का फैसला किया ताकि अन्य ताकतों को इकट्ठा करके डिवाइन स्नो माउंटेन पर घेराबंदी कर सके। मैडम नूबिया, मैंने तुम्हें सिर्फ डिवाइन स्नो माउंटेन के बाउंडलेस गैलेक्सी के लिए योगदान की वजह से मौका दिया है। हम आसान रास्ता चुन सकते हैं या कठिन रास्ता। अगर मैं फिर कार्रवाई करता हूं तो मैं दयालु नहीं रहूंगा। तुम पहले से ही बूढ़ी हो, इसलिए अब अधिकार सौंपने का समय है। डायाब्लो, डिवाइन स्नो माउंटेन के संस्थापक ने उस खजाने के लिए अपनी जान दी। मैं इसे तुम्हें क्यों दूं? तुम्हारे पास इसे रखने की क्या योग्यता है? मैडम नूबिया ने पूछा। तुम्हें पता होना चाहिए कि डिवाइन स्नो माउंटेन अकेला नहीं था जो बाउंडलेस गैलेक्सी के बाहर अचानक प्रकट हुए खंडहर की खोज में गया था। बाउंडलेस गैलेक्सी के बहुत से वरिष्ठ भी शामिल थे। अंत में सिर्फ डिवाइन स्नो माउंटेन का ग्रैंड मास्टर खजाने के साथ वापस आया। कौन जानता है कि खंडहर में क्या हुआ? क्या उन्होंने मिलकर खजाना प्राप्त किया? तब से डिवाइन स्नो माउंटेन समृद्ध हुआ और बाउंडलेस गैलेक्सी की शक्ति पर मजबूती से कब्जा किया। अब बदलाव का समय है। बकवास। खजाना डिवाइन स्नो माउंटेन के संस्थापक ने अपनी जान देकर प्राप्त किया। इसका किसी और से कोई संबंध नहीं है, इसलिए मैं इसे तुम्हें नहीं सौंप सकती। मैं तुमसे और बहस नहीं करना चाहता मैडम नूबिया। मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, क्या तुम इसे सौंपो या नहीं? डायाब्लो ने धैर्य खो दिया। भले ही दोनों आंशिक सॉवरन रैंकर्स थे, लेकिन वह अपने चरम पर था और स्पष्ट रूप से बूढ़ी मैडम नूबिया से बेहतर था। उसे सिर्फ इस बात की चिंता थी कि क्या मैडम नूबिया उस खजाने का उपयोग करेगी। नहीं, मैडम नूबिया ने फिर मना कर दिया। वह डिवाइन स्नो माउंटेन का खजाना किसी भी हाल में नहीं सौंप सकती थी। अध्याय 2689। दो आंशिक सॉवरन रैंकर्स बहस कर रहे थे। उनकी बातचीत और मैडम नूबिया के मुंह के कोने पर बचे खून से साबित होता था कि पिछली लड़ाई में डायाब्लो का पूर्ण ऊपरी हाथ था। मूल रूप से डिवाइन स्नो माउंटेन 6 शीर्ष ताकतों के गठबंधन का मुकाबला नहीं कर सकता था। ग्रैंड मास्टर मैडम नूबिया उनकी एकमात्र उम्मीद थी। नतीजा ये हुआ कि डिवाइन स्नो माउंटेन का सबसे मजबूत व्यक्ति भी दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सका। डिवाइन स्नो माउंटेन के सभी शिष्य दुखी होकर सोचने लगे, क्या भगवान डिवाइन स्नो माउंटेन को नष्ट करना चाहता है? भले ही हम खजाना सौंप दें, दुश्मन शायद हमें मारकर चुप करा देगा। डिवाइन स्नो माउंटेन की सेना के सबसे पीछे लूसिया रेवा का इलाज कर रही थी। जब रिकवरी 70 से 80% हो गई, रेवा ने फुसफुसाकर कहा, लूसिया, यहाँ तक कि ग्रैंड मास्टर भी डायाब्लो का मुकाबला नहीं कर पा रही। इस बार डिवाइन स्नो माउंटेन का अंत हो सकता है। अगर बाद में फिर लड़ाई हुई तो मैं तुम्हारे लिए भागने का मौका बनाऊंगी। तुम्हें पूरी कोशिश करनी होगी कि अराजकता में भाग जाओ। लड़ने के बारे में मत सोचना और डिवाइन स्नो माउंटेन के साथ मरने के बारे में मत सोचना। तुम अभी युवा हो, इसलिए भविष्य में जब तुम्हारे पास ताकत होगी तो तुम डिवाइन स्नो माउंटेन की महिमा फिर से बना सकती हो। मास्टर, मैं नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना चाहती हूँ, लूसिया ने मना कर दिया। बकवास। तुम्हारी थोड़ी सी ताकत से यहाँ रहना सिर्फ मुझे परेशान करेगा। अगर तुम पहले भाग जाओगी तो मैं बिना किसी रोक टोक के लड़ सकती हूँ, रेवा ने डांटा। लेकिन लूसिया कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन रेवा ने उसे बीच में रोका। कोई लेकिन नहीं, ये तय है। जब समय आएगा मैं तुम्हारे लिए भागने का मौका बनाऊंगी। तुम्हें उसे पकड़ना होगा और याद रखना, लड़ने की कोशिश मत करना।
जी मास्टर, लूसिया ने अनिच्छा से जवाब दिया। वह अपनी मास्टर को पीछे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि मास्टर ने उसके साथ बहुत दया की थी। हालांकि उसके दिल में भी समझ आया कि अगर वह यहाँ रहती तो अपनी मास्टर के लिए सिर्फ परेशानी लाती। पिछली लड़ाई में मास्टर पर दुश्मन ने हमला किया था सिर्फ इसलिए क्योंकि वह उसे बचाना चाहती थी। अचानक लूसिया के दिमाग में एक विचार कौन था। उसे कुछ याद आया लगता था। इस दौरान वे बाउंडलेस गैलेक्सी की 6 शीर्ष ताकतों के गठबंधन से निपटने की तैयारी में व्यस्त थे और उन्होंने एक चीज भुला दी थी। लूसिया को आधा साल पहले प्लैनेट ब्रेकन पर हुई हर बात साफ याद थी। जब साहिल गया था, क्या उसने मास्टर को 2 लकड़ी के बक्से नहीं दिए थे, कहते हुए कि खतरे में खोलने पर बक्से संकट को हल कर देंगे। बाद में दोनों ने बक्सों का लंबे समय तक अध्ययन किया और पाया कि लकड़ी के बक्सों में कुछ विशेष नहीं है। इसलिए उन्होंने इसे दिल पर नहीं लिया और भूल गए। भले ही मास्टर और शिष्या ने जोर से नहीं कहा, लेकिन वे सब सोचते थे कि साहिल बस मदद न करने का बहाना ढूंढ रहा था। आखिर वे सिर्फ संयोग से मिले थे। साहिल इतना युवा दिखता था, इसलिए उसकी ताकत शायद सिर्फ इटर्नल रेल्म बिगिनर रूलर रैंक थी। उसके हाथ से बनी चीज कितनी शक्तिशाली हो सकती थी। हालांकि डिवाइन स्नो माउंटेन अब निर्णायक समय पर पहुंच चुका था, इसलिए क्यों न इसे निकालकर कोशिश की जाए। क्या पता काम कर जाए। मास्टर, क्या तुम्हें आधा साल पहले प्लैनेट ब्रेकन पर हुई बात याद है? लूसिया ने अचानक पूछा। बेशक याद है। क्यों? रेवा ने कहने के बाद स्तब्ध रह गई। स्पष्ट था कि उसे साहिल द्वारा दिए गए 2 लकड़ी के बक्से याद आ गए। लूसिया, तुम्हारा मतलब उन 2 लकड़ी के बक्सों से है जो साहिल ने जाते समय दिए थे? हाँ, लूसिया ने सिर हिलाया। क्या हमने उसके जाने के बाद उनका विश्लेषण नहीं किया था? वे सिर्फ 2 सामान्य लकड़ी के बक्से हैं। साहिल बस मदद न करने का बहाना ढूंढ रहा था। भले ही वह लेवल 7 सिविलाइजेशन से हो, लेकिन वह युवा है और उसकी ताकत सीमित है। अध्याय 2690। मास्टर, तुमने उन 2 लकड़ी के बक्सों को फेंका तो नहीं न? बेशक नहीं, बस मुझे लगता है कि वे किसी काम के नहीं हैं। हमारा दुश्मन डायाब्लो है, एक आंशिक सॉवरन रैंकर। यहाँ तक कि ग्रैंड मास्टर भी उसका मुकाबला नहीं कर पा रही। वह अभी भी बाउंडलेस गैलेक्सी का सबसे मजबूत आदमी है। मास्टर, हमारी स्थिति देखो। ये पूरे डिवाइन स्नो माउंटेन के जीवन और मौत की बात है। ये काम करता है या नहीं, तुम हमेशा कोशिश तो कर सकती हो, है ना? भले ही काम न करे, हमारा कुछ खोने वाला नहीं है ना? जब मास्टर और शिष्या चर्चा कर रहे थे, डायाब्लो ने पूरी तरह धैर्य खो दिया। मैडम नूबिया, अगर तुम अभी भी जिद करती हो तो मुझे निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। डायाब्लो ने कहने के बाद उसकी इटर्नल रेल्म पार्शियल सॉवरन रैंक ऊर्जा पूरी ताकत से फूट पड़ी, जिससे डिवाइन स्नो माउंटेन के शीर्ष पर इटर्नल रेल्म से नीचे के सभी लोगों को सांस लेने में तकलीफ हुई और लगभग घुटन हुई। यह इटर्नल रेल्म पार्शियल सॉवरन रैंक की ताकत थी और सिर्फ इटर्नल रेल्म के लोग ही इसका विरोध कर सकते थे। डायाब्लो, तुम बहुत आगे बढ़ रहे हो। मैडम नूबिया चिल्लाई। उसी ऊर्जा ने विरोध किया। दोनों ने हवा में हमला किया। बूम! शक्तिशाली शॉकवेव फैली, जिससे पहाड़ के शीर्ष पर लोग तुरंत उलट पुलट हो गए। कम ताकत वाले कुछ लोग सीधे बेहोश होकर मर गए। रेवा ने लूसिया को बचाते हुए पीछे हटी, यहाँ तक कि वह 2 आंशिक सॉवरन रैंकर्स की लड़ाई के करीब नहीं पहुंच सकती थी। मास्टर, अब साहिल द्वारा दिए गए लकड़ी के बक्से निकालो। सील खोलकर देखो कि क्या कोई प्रभाव होता है, लूसिया ने उत्सुकता से कहा। थोड़ा और इंतजार करो, रेवा ने जवाब दिया। अगर हम और इंतजार करते रहे तो ग्रैंड मास्टर हार जाएगी। लूसिया घबरा गई। चिंता मत करो, ग्रैंड मास्टर और डायाब्लो दोनों आंशिक सॉवरन रैंकर्स हैं। भले ही डायाब्लो मजबूत हो, वह ग्रैंड मास्टर को नहीं मार सकता। इसके अलावा ग्रैंड मास्टर के पास अभी एक ट्रम्प कार्ड बचा है जिसे उसने इस्तेमाल नहीं किया। कौन सा ट्रम्प कार्ड? बस देखो, ग्रैंड मास्टर अब और नहीं सह सकती। पहाड़ के शीर्ष पर लोग किनारे की ओर हट गए, जिससे बाउंडलेस गैलेक्सी की सबसे मजबूत युद्ध शक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 पावरहाउस को लड़ने के लिए जगह मिल गई। मैडम नूबिया और डायाब्लो फिर से युद्ध में लग गए। पहाड़ के शीर्ष पर लगातार गड़गड़ाहट हो रही थी, जिससे सबका खून उबल रहा था। सबने अपनी छाती पकड़ रखी थी दर्द में। लूसिया की ताकत भी बहुत कम थी, लेकिन वह प्रभावित नहीं हुई क्योंकि उसकी मास्टर रेवा उसे बचाती रही। डायाब्लो ने मैडम नूबिया को मुक्का मारकर दूर फेंका, लेकिन पीछा नहीं किया। इसके बजाय वह हवा में खड़ा रहा, एक प्रभुत्व वाली आभा फैलाते हुए। मैडम नूबिया, तुम पहले से ही बूढ़ी हो और मेरे मुकाबले नहीं हो। अपनी किस्मत स्वीकार करो, खजाना सौंप दो वरना मैं डिवाइन स्नो माउंटेन को कुचल दूंगा। मैडम नूबिया जमीन से उठने के बाद एक डरावनी मुस्कान दिखाए। सच में, डायाब्लो, मुझे पता है कि तुम किसका इंतजार कर रहे हो। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। मैं देखना चाहती हूं कि तुम डिवाइन स्नो माउंटेन के खजाने का कैसे विरोध करोगे। जैसे ही उसने कहा, मैडम नूबिया ने अपना सिर उठाया और मुंह से खून की एक धार निकाली। खून हवा में जम गया, एक अजीब रून बनाकर जो लाल रोशनी की लहरें फैला रहा था।
मैडम नूबिया ने लगातार अपने हाथों से इशारे बदले और अंत में उसने अपनी उंगली बढ़ाई। खून के रून डिवाइन स्नो माउंटेन के शीर्ष पर उठी हुई एकमात्र चोटी की ओर उड़े और सबके सामने गायब हो गए। तुरंत बाद वह चोटी जमीन से उठ गई। उसने लाल रोशनी फैलाई और धीरे धीरे बदलने लगी। अंत में वह एक सुपर विशाल कुल्हाड़ी में बदल गई। डायाब्लो ने खून वाली विशाल कुल्हाड़ी को देखा और उसके चेहरे पर तुरंत उत्साह दिखा। वह इस पल का इंतजार कर रहा था, इसलिए उसने कोई अंतिम हमला नहीं किया था। डिवाइन स्नो माउंटेन का किस्मत दबाने वाला डिवाइन एक्स आखिरकार प्रकट हो गया। अध्याय 2691। लाल विशाल कुल्हाड़ी हवा में प्रकट हुई, जो एक शक्तिशाली आभा फैला रही थी। मैडम नूबिया और डिवाइन स्नो माउंटेन के सभी शिष्यों की आंखें पागलपन से भरी हुई थीं। मास्टर, क्या ये डिवाइन स्नो माउंटेन का दिव्य खजाना है? लूसिया ने आकाश में लाल विशाल कुल्हाड़ी को देखते हुए पूछा। हाँ, डिवाइन एक्स आज डिवाइन स्नो माउंटेन की उपलब्धियों और पैमाने के लिए अनिवार्य है। जब से हमें यह मिला है, डिवाइन स्नो माउंटेन सुचारू रूप से चल रहा है और मजबूत शिष्य भी बड़ी संख्या में निकले हैं। हम अज्ञात से बाउंडलेस गैलेक्सी में सबसे ऊपर के पवित्र स्थान बन गए, रेवा ने जलती हुई नजरों से जवाब दिया। मास्टर, चूंकि डिवाइन एक्स इतनी शक्तिशाली है, तो हम इस स्थिति में कैसे पहुंच गए? क्या ये किस्मत को दबा नहीं सकती? लूसिया ने भ्रम में पूछा। कुछ दशकों पहले डिवाइन एक्स में एक कंपन हुआ था। तब से डिवाइन स्नो माउंटेन नीचे की ओर जाने लगा है। पहले शिष्य बाहर दुर्घटनाओं में पड़ते रहे और यहाँ तक कि डिवाइन स्नो माउंटेन के एटर्नल वरिष्ठ भी विभिन्न कारणों से मरे या घायल हुए। इसलिए हम वर्तमान स्थिति में पहुंच गए हैं और किसी को विशिष्ट कारण नहीं पता। तो क्या ग्रैंडमास्टर डिवाइन एक्स से डायाब्लो को हरा सकती हैं? अगर डायाब्लो के पास सिर्फ आंशिक सॉवरन रैंक की ताकत होती तो इसमें कोई संदेह नहीं। मैं सिर्फ चिंतित हूं कि रेवा अपनी बात पूरी करने से पहले ही युद्ध क्षेत्र पर नए बदलाव हो गए। मैडम नूबिया ने एक विशाल आकृति में बदलाव किया, जिसमें उसका हाथ खून वाली विशाल कुल्हाड़ी पकड़े हुए था। साथ ही उसने अभिभूत शक्ति से डायाब्लो पर वार किया। पहाड़ के शीर्ष पर सभी ने तनाव से आकाश में आकृति और खून वाली विशाल कुल्हाड़ी को देखा। मैडम नूबिया को अपनी एटर्नल गोल्डन बॉडी और डिवाइन एक्स का उपयोग करके हमला करते देखकर डायाब्लो का चेहरा अचानक बदल गया और वह जोर से हंसने लगा। हा, मैडम नूबिया, तुम वास्तव में मेरे जाल में फंस गई हो। मैं तुम्हें डिवाइन एक्स निकालने के लिए मजबूर करना चाहता था। डिवाइन एक्स निश्चित रूप से एक दिव्य वस्तु है और इसकी शक्ति बेजोड़ है, लेकिन दुर्भाग्य से तुम्हारी ताकत से तुम अभी भी इसकी असली शक्ति नहीं निकाल सकती। तुम बेहतर है इसे मुझे सौंप दो। मैं इसे लूंगा और इसे दूर दूर तक प्रसिद्ध बनाऊंगा। हा, स्पष्ट था कि डायाब्लो ने डिवाइन एक्स के प्रकट होने की पहले से तैयारी कर रखी थी। यानी वह जानबूझकर दया दिखा रहा था ताकि मैडम नूबिया डिवाइन एक्स निकाल ले। अब जबकि उसका लक्ष्य हासिल हो गया था, उसे अपनी ताकत छिपाने की जरूरत नहीं थी। बूम! डायाब्लो के शरीर से अचानक पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और प्रभुत्व वाली ऊर्जा फूट पड़ी। यह आंशिक सॉवरन रैंक से कई गुना मजबूत थी। मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। वे सोचते थे कि आंशिक सॉवरन रैंक डायाब्लो की पूरी ताकत थी, लेकिन उन्हें कभी नहीं लगा कि डायाब्लो वास्तविक सॉवरन रैंक है। एक सॉवरन रैंक और आंशिक सॉवरन रैंक में सिर्फ आधा कदम का अंतर लगता है, लेकिन वास्तव में वे दुनिया भर अलग हैं। डिवाइन स्नो माउंटेन के सभी लोग भ्रमित हो गए। वह बदमाश डायाब्लो अपनी ताकत छिपा रहा था। क्या ग्रैंडमास्टर सामना कर पाएगी? अगर नहीं, तो आज डिवाइन स्नो माउंटेन का अंत हो सकता है। यहाँ तक कि युद्ध क्षेत्र पर मौजूद डिवाइन स्नो माउंटेन की ग्रैंडमास्टर नूबिया भी हैरान थी। किसी के पास ज्यादा सोचने का समय नहीं था। खून वाली विशाल कुल्हाड़ी डायाब्लो के सिर पर आ गई थी। डायाब्लो ने डिवाइन एक्स के साथ सॉवरन रैंक की ताकत उजागर करने के बाद भी लापरवाही नहीं बरती। सौभाग्य से डिवाइन एक्स को नियंत्रित करने वाली व्यक्ति सिर्फ आंशिक सॉवरन रैंक थी, वरना उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं होता। डायाब्लो ने अपने दोनों हाथ सिर के ऊपर उठाए, सीधे हमले को सहन करने की तैयारी में। बैंग! एक तेज आवाज हुई। डायाब्लो का छोटा शरीर विशाल कुल्हाड़ी से जमीन में धंस गया। साथ ही अनगिनत धूल उड़ गई। जब सभी धूल साफ होने का इंतजार कर रहे थे ताकि डायाब्लो की हालत देख सके, किसी ने चिल्लाया। अध्याय 2692। फिर सभी ने देखा कि खून वाली विशाल कुल्हाड़ी धीरे धीरे हवा में उठ रही थी। भले ही मैडम नूबिया ने पूरी ताकत से इसे दबाने की कोशिश की, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे जैसे डिवाइन एक्स जमीन से थोड़ा थोड़ा ऊपर उठ रही थी, धूल बिखर गई और पूरा युद्ध क्षेत्र दिखाई देने लगा। इस समय डायाब्लो ने एक विशाल आकृति में बदलाव किया था और वह खून वाली विशाल कुल्हाड़ी को दोनों हाथों से पकड़े हुए उठा रहा था। मैडम नूबिया, मैंने कहा था कि तुम्हारी ताकत से डिवाइन एक्स की शक्ति निकालना मुश्किल है, इसलिए इसे मुझे सौंप दो। मैं इसे लेकर बहुत ऊंचाई पर ले जाऊंगा, डायाब्लो ने उत्साह से कहा। डायाब्लो, तुम सपने देख रहे हो। मैं कभी तुम्हें डिवाइन एक्स नहीं दूंगी। मैडम नूबिया बेहद गुस्से में थी। डिवाइन एक्स डिवाइन स्नो माउंटेन का सबसे कीमती खजाना था।
इसे संस्थापक ने अपनी जान देकर प्राप्त किया था, इसलिए वह डायाब्लो को इससे दूर नहीं होने दे सकती थी। सच में, ये तुम पर निर्भर नहीं है। क्या तुम जानती हो कि मैंने इतने लंबे समय तक सॉवरन रैंकर की ताकत क्यों नहीं उजागर की, ताकि तुम्हें हराऊं या मार डालूं? मैं बस तुम्हें डिवाइन एक्स निकालने का इंतजार कर रहा था। अब जबकि मेरे पास डिवाइन एक्स है, मैं डायाब्लो फोली डिवाइन एक्स की मदद से समृद्ध हो जाऊंगा। मैं बाउंडलेस गैलेक्सी छोड़कर ब्रह्मांड में बिना रुकावट घूमूंगा। कोई मुझे नहीं रोक सकता। हा हा हा। डायाब्लो पागलों की तरह हंस रहा था। मैडम नूबिया ने डिवाइन एक्स को वापस लेने की पूरी कोशिश की, लेकिन डिवाइन एक्स बिल्कुल नहीं हिली क्योंकि डायाब्लो ने इसका दूसरा सिरा पकड़ रखा था। जब उसकी हंसी थमी, डायाब्लो ने फिर चिल्लाया, छोड़ दो। साथ ही सॉवरन रैंकर की शक्ति डिवाइन एक्स में डाली गई। इससे निकलने वाली खून की रंगत और चमकदार हो गई। मैडम नूबिया को डिवाइन एक्स पकड़े हुए हाथ में तेज जलन महसूस हुई, इसलिए उसे छोड़ना पड़ा। डायाब्लो ने डिवाइन एक्स पकड़ ली और अपना दाहिना हाथ हैंडल पर रखा। उसकी ऊर्जा फिर से उछली, जिससे वह ऐसा लग रहा था जैसे वह इस ब्रह्मांड में सर्वोच्च है। केवल ऊर्जा से आंशिक सॉवरन रैंकर मैडम नूबिया पीछे हटती रही और उसकी आंखों में डर था। डायाब्लो, तुम धोखेबाज। डिवाइन एक्स मुझे वापस दो। ये डिवाइन स्नो माउंटेन का है। मैडम नूबिया ने गाली दी। वह जबरदस्ती आगे बढ़कर डिवाइन एक्स छीनना चाहती थी, लेकिन चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वह डायाब्लो के करीब नहीं पहुंच पाए। दोनों के बीच ताकत में पहले से ही बहुत बड़ा अंतर था। इसके अलावा इस समय डायाब्लो के पास डिवाइन एक्स की मदद थी, इसलिए उसकी ताकत और ऊंचे स्तर पर पहुंच गई थी। आंशिक सॉवरन रैंकर मैडम नूबिया इसे कैसे संभालती? हा हा हा, ये वास्तव में एक महान हथियार है। इसके साथ मैं अब से और ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगा और ब्रह्मांड में बिना रुकावट घूमना अब सपना नहीं रहेगा। डायाब्लो जोर से हंसा। फिर उसने दिखावटी ढंग से कहा, डिवाइन एक्स मेरे हाथ में है, दुनिया मेरी है। जो मेरे साथ हैं वे समृद्ध होंगे, जो मेरे खिलाफ हैं वे नष्ट हो जाएंगे। ये कहते हुए उसने डिवाइन एक्स को सिर के ऊपर उठाया। इस समय उसकी ऊर्जा पहले कभी न पहुंची ऊंचाई पर पहुंच गई थी। साथ ही ऐसा लग रहा था जैसे यह और ऊपर जाने की प्रवृत्ति रखती है। ये डायाब्लो को आश्चर्यचकित और प्रसन्न कर गया। उसका आत्मविश्वास पहले कभी न देखे स्तर पर पहुंच गया था। उसने सोचा कि वह भगवान द्वारा चुना गया है और वह बाउंडलेस गैलेक्सी से बाहर निकलकर ब्रह्मांड के सभी क्षेत्रों को दबाने वाला है। ऐसे उच्च और बेजोड़ आदमी का सामना करते हुए मैडम नूबिया के दिल में उदासी फैल गई। जब डायाब्लो ने सॉवरन रैंक की ताकत उजागर की थी, उसे पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ है। अब जबकि डिवाइन स्नो माउंटेन की किस्मत दबाने वाली डिवाइन एक्स भी छीन ली गई है, उनकी एकमात्र उम्मीद चली गई। अब वे उसके खिलाफ क्या इस्तेमाल करेंगे? ये खत्म हो गया। अध्याय 2693। हा हा हा। डायाब्लो कई मिनट तक हंसता रहा, फिर रुका। वह इतना उन्मत्त था। आज जो कुछ हुआ वह उसके योजना के अनुसार हुआ। उसने बाउंडलेस गैलेक्सी की 6 शीर्ष ताकतों को डिवाइन स्नो माउंटेन पर घेराबंदी करने लाया, जानबूझकर अपनी ताकत छिपाई, मैडम नूबिया को जीत की उम्मीद दिखाई और डिवाइन स्नो माउंटेन का डिवाइन एक्स निकालने पर मजबूर किया, और फिर अपनी ताकत उजागर करके डिवाइन एक्स को अपना बना लिया। सब कुछ डायाब्लो के दिमाग में था। अब जबकि चीजें इस बिंदु तक पहुंच गई हैं, ये लगभग अंत है। बस डिवाइन स्नो माउंटेन के सभी लोगों को पकड़ना, उन्हें मारना और डिवाइन स्नो माउंटेन को पूरी तरह नष्ट करना बाकी है। डायाब्लो उन्हें वापसी का मौका नहीं देगा। आखिर डिवाइन स्नो माउंटेन ने इतने सालों से डिवाइन एक्स पर अध्ययन किया है। कौन जानता है कि उनके पास इसे नियंत्रित करने का कोई तरीका बचा है या नहीं। मैडम नूबिया, तुम और तुम्हारा संप्रदाय मुझे दोष मत देना कि मैं तुम्हें जड़ से उखाड़ फेंक रहा हूँ। ये नियम है। अगर किसी को दोष देना है तो अपनी कमजोरी को दोष दो और डिवाइन एक्स की पूरी शक्ति निकालने में असमर्थ होने को। इसी वजह से मैंने फायदा उठाया, डायाब्लो ने मैडम नूबिया को देखकर कहा। मैडम नूबिया चुप रही। उसे पहले से पता था कि एक बार हार गई तो यह अंतिम परिणाम होगा। डायाब्लो डिवाइन स्नो माउंटेन को बख्शेगा नहीं। एक उदास वातावरण पूरे डिवाइन स्नो माउंटेन के शीर्ष पर फैल गया। पहले बाउंडलेस गैलेक्सी का नेता अब अंत की ओर था। डायाब्लो की ताकत को छोड़कर अन्य 5 शीर्ष ताकतें अब इस पर अफसोस करने लगीं। उन्हें पता नहीं था कि उन्होंने सही चुनाव किया या नहीं। क्या डायाब्लो बाउंडलेस गैलेक्सी पर कब्जा करने के बाद वे शांति से रह पाएंगे? शायद नहीं। डायाब्लो ने जिस पल कहा कि जो मेरे साथ हैं वे समृद्ध होंगे और जो मेरे खिलाफ हैं वे नष्ट हो जाएंगे, सभी को पता चल गया कि चीजें कल्पना जितनी सरल नहीं हैं। वह अपना वादा भी पूरा नहीं करेगा। हालांकि चूंकि चीजें इस बिंदु तक पहुंच गई हैं, अफसोस करने का कोई मतलब नहीं। डायाब्लो का लक्ष्य हासिल हो गया था, इसलिए वह अब समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसे वापस जाकर डिवाइन एक्स का अध्ययन करना था, इसलिए उसने अपनी शक्ति डिवाइन एक्स पर केंद्रित की। डिवाइन एक्स से घुटन भरी आभा निकल रही थी और ये तेजी से मजबूत हो रही थी। खून की रोशनी भी और ज्यादा हो गई। जब कुल्हाड़ी गिरी, डिवाइन स्नो माउंटेन भी इतिहास बन जाएगा।
पहाड़ के शीर्ष पर डिवाइन स्नो माउंटेन के सभी शिष्यों ने कोई विरोध नहीं किया, मैडम नूबिया सहित। वे सब चुपचाप मौत का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि डायाब्लो द्वारा उपयोग की जा रही डिवाइन एक्स के सामने उनका सब कुछ व्यर्थ है। हालांकि अपवाद थे। डिवाइन स्नो माउंटेन की सेना के पीछे दो लोग किसी चीज की तैयारी में व्यस्त थे। मास्टर, जल्दी करो, डायाब्लो कार्रवाई करने वाला है। एक बार कुल्हाड़ी गिरी तो हम सब मर जाएंगे, कोई नहीं बच पाएगा, लूसिया ने घबराते हुए उत्सुकता से कहा। घबराओ मत, घबराओ मत, मैं ढूंढ रही हूँ, जल्दी मिल जाएगा, रेवा ने जवाब दिया। उसने लूसिया को घबराने से मना किया, लेकिन वास्तव में उसके दिल में भी घबराहट थी। उसके कांपते हाथों से पता चल रहा था, यह उसके और डिवाइन स्नो माउंटेन के सभी शिष्यों के जीवन और मौत की बात थी, इसलिए रेवा के घबराने में क्या आश्चर्य है। भले ही उसने छोटे लकड़ी के बक्से की उपयोगिता पर गंभीर संदेह किया था, लेकिन अब उसके पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसे निकालकर कोशिश करने के। मास्टर, तुमने इसे फेंका तो नहीं ना? लूसिया खुद को रोक नहीं पाए और पूछा। बेशक नहीं, भले ही मुझे लगे कि यह किसी काम का नहीं है, मैं इसे कभी नहीं फेंकूंगी। चिंता मत करो, बस मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं और अभी तक नहीं मिला। जल्दी करो। लगभग मास्टर और शिष्या की बातचीत के दौरान डायाब्लो ने पहले ही कार्रवाई कर दी थी। अध्याय 2694। खून वाली विशाल कुल्हाड़ी अभूतपूर्व शक्ति के साथ डिवाइन स्नो माउंटेन पर इकट्ठे शिष्यों पर गिरी। मैडम नूबिया ने अपनी एटर्नल गोल्डन बॉडी समेट ली थी और सबके साथ खड़ी थी। अगर डिवाइन स्नो माउंटेन का अंत होना है तो वह ग्रैंड मास्टर स्वाभाविक रूप से सबके साथ जाएगी। निर्णायक पल में रेवा चिल्लाए, मिल गया। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने तुरंत छोटे लकड़ी के बक्से की सील खोलना शुरू किया। खून वाली विशाल कुल्हाड़ी डिवाइन स्नो माउंटेन के शिष्य के सिर पर गिरी और भीड़ पर गिरने वाली थी। सबने अनजाने में अपनी आंखें बंद कर लीं, मौत का इंतजार करते हुए। हालांकि समय सेकंड दर सेकंड गुजरता गया, फिर भी मौत नहीं आई। यहां तक कि घुटन भरी गति अचानक गायब हो गई। क्या हुआ? डिवाइन स्नो माउंटेन के शिष्यों ने एक एक करके अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने देखा कि खून वाली विशाल कुल्हाड़ी अभी भी उनके सिर के ऊपर थी और बहुत करीब थी, लेकिन यह नीचे नहीं आ रही थी। जब उन्होंने पूरी कुल्हाड़ी को देखा तो उन्होंने देखा कि किसी समय भीड़ में एक अजीब युवक प्रकट हो गया था। उसने एक हाथ सिर के ऊपर उठाया और डायाब्लो द्वारा मारी गई खून वाली कुल्हाड़ी को पकड़ लिया ताकि वह नीचे न आए। न केवल डिवाइन स्नो माउंटेन के लोग इस दृश्य से स्तब्ध थे, बल्कि अन्य 6 शीर्ष ताकतें और डिवाइन एक्स पकड़े डायाब्लो भी इतने हैरान थे कि बोल नहीं पा रहे थे। ये व्यक्ति कौन था? वह नंगे हाथों से डिवाइन एक्स का हमला कैसे पकड़ सकता है? ये कैसे संभव है? डायाब्लो को यहां तक लगा कि वह आंखों का धोखा देख रहा है। बाउंडलेस गैलेक्सी में ऐसा कोई चरित्र नहीं था। पूरे डिवाइन स्नो माउंटेन के शीर्ष पर खामोशी छा गई। सब उस छोटे शरीर को खाली नजरों से देख रहे थे। डायाब्लो द्वारा अटर्नल गोल्डन बॉडी बनाई गई और खून वाली विशाल कुल्हाड़ी के मुकाबले वह आकृति बिल्कुल दयनीय लग रही थी। हालांकि इस छोटी आकृति ने उस चौंकाने वाले हमले को रोक दिया। विशाल खून वाली कुल्हाड़ी अब नीचे नहीं आ सकती थी और डिवाइन स्नो माउंटेन के शिष्य जो पूरी तरह नष्ट होने वाले थे, बच गए। मास्टर साहिल, मास्टर साहिल! रेवा और लूसिया ने अचानक प्रकट हुई आकृति को देखा और उत्साह से चिल्लाया। उनकी आवाजें चुप डिवाइन स्नो माउंटेन के शीर्ष पर इतनी साफ सुनाई दीं। खून वाली विशाल कुल्हाड़ी को रोकने वाला स्वाभाविक रूप से साहिल का क्लोन था, जिसे रेवा ने सील खोलकर बुलाया था। बाउंडलेस गैलेक्सी छोड़ने से पहले साहिल ने रेवा को 2 लकड़ी के बक्से दिए थे जिनमें उसके क्लोन सील थे और उसने कहा था कि खतरे में ही सील खोलना। रेवा ने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। उसे नहीं लगा कि साहिल द्वारा खुद बनाई गई चीज बहुत शक्तिशाली हो सकती है। अब वह सिर्फ इसलिए खोल रही थी क्योंकि वह अंतिम छोर पर पहुंच चुकी थी और कोई चारा नहीं था। रेवा और लूसिया को उम्मीद नहीं थी कि मास्टर साहिल प्रकट होगा और उन्हें बचाएगा, इसलिए मास्टर और शिष्या उत्साहित हुए बिना कैसे रह सकती थीं। साहिल मुड़कर रेवा और लूसिया की ओर देखा। वह मुस्कुराया और अभिवादन किया, मिस मावुड, मिस डार्लिंग, बहुत समय हो गया। भले ही यह सिर्फ एक क्लोन था, लेकिन यह अभी भी साहिल की अलग आत्मा का उपयोग कर रहा था, इसलिए मुख्य रूप से साझा संबंध बनाए रखता था। यानी इस समय रास्ते पर साहिल को भी पता था कि किसी ने उसके क्लोन को बुलाया है। मास्टर साहिल, धन्यवाद। डिवाइन स्नो माउंटेन को बचाने और प्रकट होने के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, रेवा ने गले में आंसू भरकर कहा। उसे अभी अभी पूरी तरह निराशा हुई थी। सॉवरन रैंकर डायाब्लो ने डिवाइन स्नो माउंटेन का खजाना भी छीन लिया। वह इतना अभिभूत शक्तिशाली था, तो कौन उसे हरा सकता था? फिर भी अंत में जिस साहिल पर उसे कोई उम्मीद नहीं थी, उसने उसे बड़ी आश्चर्य दिया। अध्याय 2695। मिस मावुड, तुम बहुत दयालु हो, लेकिन मुझे तुम्हें बताना होगा कि यह मेरा मुख्य रूप नहीं है। मैं सिर्फ एक क्लोन हूं, इसलिए मैं सिर्फ 1 घंटे तक रह सकता हूं। यानी
अगर तुम्हें कोई ज़रूरत है तो इस 1 घंटे के अंदर मुझे बताओ, वरना समय बीतने पर मैं गायब हो जाऊंगा। साहिल के क्लोन ने समझाया। रेवा और लूसिया को तुरंत समझ आ गया। वे अभी भी सोच रही थीं कि मास्टर साहिल अचानक लकड़ी के बक्से से कैसे निकला, लेकिन वह एक क्लोन निकला। फिर भी ये क्लोन इतना शक्तिशाली था। वह मुख्य रूप से अलग नहीं था। उसकी ताकत भी इतनी भयानक थी कि वह डायाब्लो के चौंकाने वाले हमले को सिर्फ एक हाथ से रोक सकता था। अगर क्लोन इतना शक्तिशाली है तो मास्टर साहिल कितना मजबूत होगा। मास्टर साहिल, मेरे पास कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ उम्मीद करती हूँ कि तुम डिवाइन स्नो माउंटेन की मदद करके हमारा सबसे कीमती खजाना डिवाइन एक्स डायाब्लो से वापस ले लो और फिर इन सभी लोगों को यहाँ से भगा दो ताकि हमें हमारी शांति वापस मिल जाए, रेवा ने जोर से कहा। उसने साहिल से डिवाइन स्नो माउंटेन पर घेराबंदी करने वालों को मारने की नहीं मांगी। आखिर उनकी पहली मुलाकात से पता चलता था कि साहिल ऐसा व्यक्ति नहीं था जो किसी को भी मार डालता। अगर वह ऐसा अनुरोध करती और मास्टर साहिल को नाराज कर देती तो नुकसान फायदे से ज़्यादा होता। अभी के लिए डिवाइन स्नो माउंटेन को बचाना ठीक था। इतना सरल। हाँ, रेवा ने सिर हिलाया। सकारात्मक जवाब मिलने के बाद साहिल ने और सवाल नहीं किए। वह मुड़कर डायाब्लो और अन्यों की ओर देखा और धीरे से कहा, हम एक दूसरे को नहीं जानते और मुझे तुम लोगों के बीच की कोई दुश्मनी नहीं पता। इसके अलावा मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। तुमने मिस मावुड की बात सुनी। डिवाइन स्नो माउंटेन का डिवाइन एक्स छोड़कर यहाँ से चले जाओ और कभी यहाँ कदम नहीं रखना। फिर हम यहाँ खत्म कर सकते हैं, क्या कहते हो? तुम कौन हो? डायाब्लो ने साहिल को घूरते हुए गहरी आवाज में पूछा। ये तुम्हारा कोई काम नहीं है और कभी नहीं होगा। मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, क्या तुम मिस मावुड की बात से सहमत हो? अगर सहमत नहीं हो तो मैं कार्रवाई करूंगा। अगर कोई गलती से घायल या मारा गया तो मुझे दोष मत देना, साहिल ने गंभीरता से कहा। लड़के, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि दूसरों के मामलों में दखल मत दो। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें तुम दखल नहीं दे सकते, डायाब्लो ने व्यंग्य से कहा। भले ही वह साहिल की ताकत से प्रभावित था और ये देखकर हैरान था कि साहिल ने उसके पूरे हमले को नंगे हाथों से पकड़ लिया, लेकिन वह कौन था? एक एटर्नल रेल्म सॉवरन रैंकर, बाउंडलेस गैलेक्सी का नंबर 1। वह एक मामूली युवक से कैसे डरता? अगर वह आज डिवाइन स्नो माउंटेन को बख्श देता तो वह आगे जनता के सामने मुंह कैसे दिखाता? किसी भी हाल में उसे पहले लड़ना था। बिना लड़े समर्पण करना डायाब्लो का चरित्र नहीं था। इसका मतलब तुम सहमत नहीं हो। मेरा समय सीमित है और मेरे पास तुमसे बकवास करने का समय नहीं है। ऐसे में मुझे दोष मत देना। साहिल ने और बकवास नहीं की। कहने के बाद उसने खून वाली विशाल कुल्हाड़ी को दाहिने हाथ से रोका, अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगली जोड़ी और चटकी बजाई। डिंग! एक कानों को चीरने वाली आवाज अचानक भीड़ में गूंजी। डिवाइन स्नो माउंटेन के शीर्ष पर सभी ने दर्द में अपने कान पकड़ लिए। हालांकि इससे कोई फायदा नहीं हुआ। आवाज कान से शरीर में प्रवेश नहीं कर रही थी। चाहे वे कुछ भी करें, यह अभी भी उनके खून को उबाल रही थी। डायाब्लो को सिर्फ डिवाइन एक्स पकड़े हुए दाहिने हाथ से एक अप्रतिरोधी शक्ति महसूस हुई। इससे पहले कि वह छोड़ पाता, ये शक्ति उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसके सभी आंतरिक अंग जोर से हिल रहे थे। थू! उसने मुंह से खून की धार निकाली जिसमें कुछ आंतरिक अंग मिले थे। उसकी एटर्नल गोल्डन बॉडी सीधे गायब हो गई। डायाब्लो का शरीर जमीन पर गिरा। उसके पैर आगे मुड़े और वह घुटनों के बल गिरा। साथ ही वह अपने हाथों से गिरते शरीर को सहारा दे रहा था। डायाब्लो अभी अभी इतना अहंकारी था। हालांकि पलक झपकते ही वह दर्द में जमीन पर घुटनों के बल बैठा था। उसके मुंह से खून उसके अपने आंतरिक अंगों के साथ बह रहा था। जमीन एक पल में लाल हो गई। ऐसा चौंकाने वाला दृश्य डिवाइन स्नो माउंटेन के शीर्ष पर मौजूद सभी लोगों के मुंह खुला छोड़ गया। अध्याय 2696। डायाब्लो कौन था? वह एक सॉवरन रैंकर था, बाउंडलेस गैलेक्सी का नंबर 1। यहाँ तक कि डिवाइन स्नो माउंटेन की ग्रैंड मास्टर मैडम नूबी अभी उसका दुश्मन नहीं थी। और अब वह ऐसे ही हार गया। वह पूरी तरह हार गया और उसके पास विरोध करने की थोड़ी सी भी ताकत नहीं थी। सबकी नज़रें साहिल पर टिक गईं। ये व्यक्ति कौन था? वह वास्तव में डायाब्लो को तुरंत मारने के लिए पर्याप्त मजबूत था। इसके अलावा डायाब्लो डिवाइन एक्स भी पकड़े हुए था। कितना अविश्वसनीय! रेवा और लूसिया ने भी अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, दोनों हैरान और आश्चर्यचकित थीं। मास्टर साहिल बहुत शक्तिशाली था। अगर उसका क्लोन सॉवरन रैंकर डायाब्लो को तुरंत मार सकता है तो उसका मुख्य रूप कितना मजबूत होगा। ये सच था कि किताब को उसके कवर से नहीं आंकना चाहिए। शुरुआत में मास्टर और शिष्या ने साहिल को कम आंका था। उन्होंने सोचा था कि एक युवा लड़का, भले ही लेवल 7 सिविलाइजेशन से हो, इतना मजबूत नहीं होगा। अब उन्हें जोरदार थप्पड़ लगा था। मास्टर और शिष्या ने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे के दिल में कड़वाहट महसूस की। उन्हें बहुत अफसोस हुआ। अगर उन्हें पहले पता होता तो वे मास्टर साहिल के साथ अच्छा संबंध बनाते। अगर दूसरा पक्ष उन्हें कुछ और लकड़ी के बक्से दे देता तो क्या वे बाउंडलेस गैलेक्सी में कुछ भी नहीं कर सकती?
नहीं, वे पहले से ही बाउंडलेस गैलेक्सी में कुछ भी कर सकती हैं। सबने मास्टर साहिल के क्लोन की ताकत देख ली थी, इसलिए जब तक बचा हुआ लकड़ी का बक्सा जो मास्टर साहिल के क्लोन को सील करता है उपयोग किया जाए, वे निश्चित रूप से बाउंडलेस गैलेक्सी की सभी ताकतों को डरा सकती हैं। डिवाइन स्नो माउंटेन की ग्रैंड मास्टर नूबिया ने भी अविश्वास से साहिल को देखा। उसे पता था कि सॉवरन रैंकर कितना मजबूत होता है। इसके साथ डिवाइन एक्स हाथ में होने पर डायाब्लो बहुत मजबूत व्यक्ति को चुनौती दे सकता था। नतीजा ये हुआ कि वह एक युवक के क्लोन द्वारा तुरंत मारा गया। इसका मतलब था कि युवक की असली ताकत शायद अब इटर्नल रेल्म में नहीं है। केवल किंवदंती वाले सेंट ही इतनी आसानी से ऐसा कर सकते हैं। एक सेंट, मैडम नूबिया की आंखों में ईर्ष्या चमकी। भले ही एक इटर्नल पीक सॉवरन रैंक या यहाँ तक कि आंशिक सेंट रेल्म तक पहुंच जाए, उन्हें फिर भी इटर्नल कैटास्ट्रफी से गुजरना पड़ता है। जब तक कोई सच्चे सेंट रेल्म में प्रवेश नहीं करता, इटर्नल कैटास्ट्रफी से परेशान रहता है, और समय बीतने के साथ इटर्नल कैटास्ट्रफी और तेज होती जाती है। अंत में एक इटर्नल या तो इटर्नल कैटास्ट्रफी से धूल बन जाता है या सफलतापूर्वक सच्चे सेंट रेल्म में प्रवेश करता है और सच्ची अमरता प्राप्त करता है। एक इटर्नल के लिए उनकी जिंदगी की इच्छा इटर्नल कैटास्ट्रफी आने से पहले सेंट रेल्म प्राप्त करना है। मैडम नूबिया ने साहिल से अपनी नज़र हटाई और रेवा और लूसिया की ओर देखा। रेवा डिवाइन स्नो माउंटेन की इटर्नल एल्डर थी, इसलिए वह उसे स्वाभाविक रूप से जानती थी। जो मैडम नूबिया को भ्रमित कर रहा था कि यह छोटी लड़की कब एक युवा सेंट से मिली। यहाँ तक कि लेवल 6 सिविलाइजेशन में ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति नहीं होता, लेवल 4 सिविलाइजेशन की तो बात ही क्या। वे सिर्फ उच्च स्तर की सिविलाइजेशन जैसे लेवल 7 में मौजूद होते हैं। ऐसा लग रहा था कि किस्मत ने डिवाइन स्नो माउंटेन को अभी तक नहीं छोड़ा है। वे अभी भी सॉवरन रैंकर जैसे डायाब्लो के हमले का सामना करते हुए वापसी कर सकते हैं। ये देखा जा सकता था कि डिवाइन स्नो माउंटेन भगवान द्वारा पसंद की गई ताकत है। अध्याय 2697। साहिल ने डायाब्लो को अपंग करने के बाद उसने हमले जारी नहीं रखे बल्कि आकाश में खून वाली विशाल कुल्हाड़ी को देखा। उसे सहज रूप से लगा कि यह चीज़ उसके लिए उपयोगी लग रही है। एक पल सोचने के बाद उसके दिमाग में एक विचार कौंधा और उसे कुछ याद आया। सिस्टम ने दिखाया था कि अंतिम अपग्रेड पूरा करने के लिए उसे 3 एंशिएंट वेपन्स इकट्ठा करने हैं। स्काई स्प्लिटिंग एक्स, सन बो, गॉड ऑफ थंडर हैमर। उसने गॉड ऑफ थंडर हैमर पहले ही प्राप्त कर लिया था, लेकिन स्काई स्प्लिटिंग एक्स और सन बो के बारे में अभी तक कोई खबर नहीं थी। क्या डिवाइन एक्स स्काई स्प्लिटिंग एक्स है? साहिल के क्लोन ने आकाश में खून वाली विशाल कुल्हाड़ी को देखा। उसे लगा कि यह संभव है। जो उसकी उंगली के झटके का विरोध कर सकता है और बिना चोट के रह सकता है, वह साधारण नहीं होता। हालांकि ये सच है या नहीं, साहिल को खुद यहाँ आना होगा और सिस्टम से जांचना होगा। क्लोन के पास सिस्टम नहीं था, इसलिए वह नहीं बता सकता था कि यह खून वाली विशाल कुल्हाड़ी स्काई स्प्लिटिंग एक्स है या नहीं। ऐसा लग रहा था कि मुख्य रूप को बाउंडलेस गैलेक्सी में व्यक्तिगत रूप से आना होगा। स्काई स्प्लिटिंग एक्स साहिल के लिए बहुत उपयोगी था। ये 3 कुंजियों में से एक थी जो सिस्टम के अंतिम अपग्रेड को अनलॉक कर सकती थी। अगर वह 3 हथियार इकट्ठा नहीं कर पाता और सिस्टम का अंतिम अपग्रेड शुरू नहीं कर पाता, तो ओवरलॉर्ड रेल्म उसकी सीमा होगी। वह आगे नहीं बढ़ पाएगा। भले ही अभी के लिए ओवरलॉर्ड रेल्म सभी परेशानियों को हल करने के लिए काफ़ी है। हालांकि कौन भविष्य की भविष्यवाणी कर सकता है? क्या होगा अगर ओवरलॉर्ड रेल्म से आगे कोई दिखाई दे? क्या उसका मतलब होगा कि वह दूसरों द्वारा सिर्फ कत्ल किया जा सकता है? ये साहिल के चरित्र के अनुरूप नहीं था। वह पहले से योजना बनाने को पसंद करता था। चूंकि सिस्टम में एक और अपग्रेड है, वह पूरी राह जाएगा। अगर यह खून वाली कुल्हाड़ी वास्तव में स्काई स्प्लिटिंग एक्स है, तो उसे किसी भी हाल में प्राप्त करना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वह डिवाइन स्नो माउंटेन को ज़्यादा मुआवजा देगा। उसे विश्वास था कि वे मना नहीं करेंगे। निरीक्षण के बाद क्लोन ने जानकारी मुख्य रूप को भेज दी। दोनों के बीच साझा आत्मा थी, इसलिए वे सरल बातचीत कर सकते थे। हालांकि अगर वे बहुत दूर होते तो विशिष्ट विवरण जानना असंभव होता। दूसरी ओर लेवल 9 सिविलाइजेशन लेलर के करीब साहिल ने अचानक अपनी आत्मा में कंपन महसूस किया। उसे पता था कि किसी ने उसके क्लोन को बुलाया है। एक पल सावधानी से महसूस करने के बाद उसे पता चला कि यह पृथ्वी पर सीलिया और अन्य नहीं है। फिर बचे हुए सिर्फ स्टार किंगडम से सिड और एल्बा और बाउंडलेस गैलेक्सी से रेवा और लूसिया थे। जल्द ही साहिल को क्लोन से संदेश मिला। उसने पुष्टि की कि रेवा और लूसिया बाउंडलेस गैलेक्सी में संकट में पड़ गई हैं, इसलिए उन्होंने क्लोन को बुलाया। और एक और संदेश था। इस संदेश में क्लोन ने साहिल को बाउंडलेस गैलेक्सी में फिर से वापस आने को कहा। भले ही साहिल को विशिष्ट स्थिति पता नहीं थी, लेकिन चूंकि क्लोन ने भेजा था, ये निश्चित रूप से छोटी बात नहीं थी। लूफियन के मामले को सुलझाने और पृथ्वी पर लौटने के बाद उसे अभी भी बाउंडलेस गैलेक्सी जाना होगा। अब साहिल इसे कुछ समय के लिए अलग रख सकता था। वह लेलर के इतने करीब था, इसलिए वह तुरंत वापस नहीं जा सकता था।
लेला का मामला अभी सबसे महत्वपूर्ण था। लेवल 4 सिविलाइजेशन बाउंडलेस गैलेक्सी, डिवाइन स्नो माउंटेन के शीर्ष पर साहिल की ताकत क्या थी? अध्याय 2698, एक आंशिक हेवनली ओवरलॉर्ड। इसलिए क्लोन की उंगली के एक झटके ने डायाब्लो को सिर्फ घायल नहीं किया, बल्कि उसे पूरी तरह अपंग कर दिया। यानी डायाब्लो की सॉवरन रैंक ताकत अपरिवर्तनीय रूप से चली गई। वह अब सॉवरन रैंक नहीं था, बल्कि एक साधारण व्यक्ति था। एक व्यक्ति जो ब्रह्मांड पर प्रभुत्व जमाना चाहता था, उसके लिए ऐसा परिणाम मौत से ज्यादा कठिन था। डायाब्लो ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी खून से लाल आंखें नफरत से दूर साहिल को घूर रही थीं। फिर वह कांपती आवाज में अविश्वास से पूछा, तुमने मुझे अपंग कर दिया। मैंने तुम्हें कहा था कि चूंकि तुम पीछे नहीं हटना चाहते, तुमने मुझे कार्रवाई करने के लिए मजबूर किया। अंतिम परिणाम तुम्हें खुद भुगतने होंगे, साहिल ने भावहीन ढंग से जवाब दिया। तुम बदमाश, तुमने मुझे सीधे क्यों नहीं मार दिया? तुमने मेरी जान क्यों बख्शी? क्या तुम्हें पता है कि मुझे अपंग करना मुझे मारने से ज्यादा क्रूर है? डायाब्लो गरजा, मैंने तुम्हें नहीं मारा क्योंकि मैं चाहता था कि तुम्हारे पास बदलने का मौका हो। लेकिन अगर तुम वास्तव में मरना चाहते हो, तो डिवाइन स्नो माउंटेन के लोग तुम्हारी इच्छा पूरी करने में मदद कर सकते हैं। डायाब्लो साहिल से इतना गुस्सा हुआ कि उसने फिर से मुंह से खून की धार निकाली और जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। वह पहले से ही गंभीर रूप से घायल था, इसलिए जब फिर उत्तेजित हुआ, वह सांस नहीं ले पाया और बेहोश हो गया। साहिल के क्लोन ने डायाब्लो को नजरअंदाज किया। एक चींटी उसके प्रयास के लायक नहीं थी। उसने डायाब्लो को मौका दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से दूसरा पक्ष इसे महत्व नहीं देता, इसलिए उसे परिणाम भुगतने होंगे। जब साहिल पहली बार निकला था, उसने देखा था कि डायाब्लो डिवाइन स्नो माउंटेन के सभी शिष्यों को एक हमले से मारने वाला था। इस बीच डायाब्लो एक सॉवरन रैंक का था, जो दूसरों से बहुत आगे था। इसलिए इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता था कि डायाब्लो अच्छा व्यक्ति नहीं था। इसलिए एक ऐसे आदमी के लिए जो दूसरों की जान की परवाह नहीं करता, साहिल को दया दिखाने की जरूरत नहीं थी। उसे सिर्फ अपंग करके छोड़ना ही दया थी। अपनी नज़र डायाब्लो के पीछे 6 शीर्ष ताकतों पर डालते हुए साहिल ने कहा, मैं फिर कहता हूँ, अगर तुम डिवाइन स्नो माउंटेन छोड़कर यहाँ कभी कदम नहीं रखोगे तो मैं तुम्हें बख्श सकता हूँ, वरना। साहिल की आंखें बदल गईं और उसने मारने की नीयत निकाली। तुम डायाब्लो जैसे अंत को भुगतोगे। अगली बार मैं हमला करूंगा, मैं दयालु नहीं रहूंगा, इसलिए तुम्हें मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। जैसे ही उसने कहा, बाउंडलेस गैलेक्सी की 6 शीर्ष ताकतों के दिल तुरंत ठंडे पड़ गए और वे सब डर गए। लगभग 30 एटर्नल्स ने मौत का मजबूत संकट महसूस किया। यहाँ तक कि सॉवरन रैंकर डायाब्लो साहिल का मुकाबला नहीं कर सका और तुरंत हार गया। तो उनके पास विरोध करने की हिम्मत कैसे होती? एटर्नल्स ने तुरंत जवाब दिया, कृपया चिंता मत करो महोदय, हम कसम खाते हैं कि आज से हम डिवाइन स्नो माउंटेन पर कभी कदम नहीं रखेंगे। अगर हम इस कसम का उल्लंघन करते हैं तो हमें बिजली गिरेगी और बिना कब्र के मर जाएंगे। कृपया हमें जीने दो, कृपया महोदय, हमें जीने दो। अन्यों ने एक साथ दया मांगी। याद रखना जो तुमने आज कहा। डायाब्लो को साथ लेकर निकल जाओ। साहिल ने हाथ लहराया और एक शक्ति ने बेहोश डायाब्लो को भीड़ में धकेल दिया। वह बेकार था, इसलिए उसका कोई मतलब नहीं था। भले ही वह जीवित रहे, इस जीवन में वह सिर्फ साधारण व्यक्ति रह सकता था। डायाब्लो के प्रभुत्व वाले व्यक्तित्व के साथ उसने बाउंडलेस गैलेक्सी में बहुत से लोगों को अपमानित किया होगा। जब वह अपंग हो जाएगा तो बहुत से लोग उससे बदला लेने आएंगे। वह नीच जीवन जी पाएगा या नहीं, यह उसकी किस्मत पर निर्भर है। बाउंडलेस गैलेक्सी की 6 शीर्ष ताकतें साहिल की सहमति मिलने के बाद जल्दी से डिवाइन स्नो माउंटेन छोड़कर चली गईं। उन्होंने कसम खाई कि वे इस अभिशप्त जगह पर कभी नहीं आएंगे। मिस मावुड, यह मामला खत्म हो गया है। तुम डिवाइन एक्स को अभी रख लो। मेरे मुख्य रूप के काम खत्म होने के बाद वह तुमसे मिलने आएगा। उसे तुमसे कुछ बात करनी है, साहिल ने रेवा को देखते हुए कहा। रेवा और लूसिया ने सुना कि साहिल का मुख्य रूप आ रहा है तो बहुत खुश हो गईं। अगर उन्हें मास्टर साहिल से फिर मिलने का मौका मिला तो वे फिर कभी उसकी क्षमता पर संदेह नहीं करेंगी। हमें बचाने के लिए धन्यवाद मास्टर साहिल। दोनों ने साहिल को झुककर प्रणाम किया। हमें बचाने के लिए धन्यवाद मास्टर साहिल। डिवाइन स्नो माउंटेन के अन्य शिष्यों ने रेवा का अनुसरण करते हुए साहिल के क्लोन को सम्मान से झुककर कहा। सबको इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है, यह कोई बड़ी बात नहीं है। अगली बार मिलते हैं, साहिल के क्लोन ने कहने के बाद वह धुएं की एक लकीर में बदलकर गायब हो गया। अलविदा मास्टर साहिल। अध्याय 2699। साहिल के पास बाउंडलेस गैलेक्सी की परवाह करने का समय नहीं था। भले ही क्लोन ने उसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भेजी हो, वह लेला का मामला सुलझाने के बाद ही वापस जा सकता था। समय बीतता गया, साहिल लेला के क्षेत्र में प्रवेश कर गया और केंद्र में 5 कॉन्टिनेंट की ओर बढ़ा। उसने सिल्वियो से संपर्क किया, जिसने साहिल को बताया कि लूफियन अभी तक प्रकट नहीं हुआ है और एलोरा भी अपनी आत्मा को ठीक कर रही है।
चूंकि इस बार एलोरा की आत्मा को गंभीर चोट लगी थी, इसलिए उसे शरीर बहाल करने लायक ठीक होने में कुछ समय लगेगा। साहिल उसे परेशान नहीं जाएगा। अब जबकि वह लेलो में पहुंच गया है, वह लूफियन के कहां तबाही मचा रहा है, वह तुरंत वहां पहुंच सकता है। कुछ गणना के बाद एल्व्स की बलि समारोह का दिन नजदीक आ रहा था। साहिल ने पहले एल्वन फॉरेस्ट जाने की योजना बनाई ताकि एल्व्स के बलि समारोह में भाग ले सके। चूंकि उसने एल्वन प्रिंसेस ईवी से वादा किया था, उसे अपना वादा निभाना होगा। वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो वादा तोड़ता। इसके अलावा जबकि वह 1 साल से ज्यादा समय से रास्ते पर था, ईवी समय समय पर साहिल से पूछती थी कि वह अब कहाँ है। ऐसा लग रहा था कि वह साहिल के आने को बहुत महत्व देती है, इसलिए स्वाभाविक रूप से साहिल उसे निराश नहीं कर सकता था। इसके अलावा एक और कारण था। एल्वन फॉरेस्ट, जहां एल्व्स रहते हैं, 5 कॉन्टिनेंट पर है और 5 कॉन्टिनेंट लेलो के केंद्र में है। एक बार वह वहां पहुंच गया तो भविष्य में लेलो में किसी भी दिशा में जाना हो, वह सबसे कम समय में पहुंच सकता है। लेवल 9 सिविलाइजेशन लेलो, 5 कॉन्टिनेंट, एल्वन फॉरेस्ट। जैसे जैसे एल्व्स का शताब्दी बलि समारोह नजदीक आ रहा था, पूरा कबीला बहुत जीवंत था। ये भी 100 साल में एकमात्र समय था जब एल्व्स ने एल्वन फॉरेस्ट को बाहर के लिए खोला था। अब बाहरी लोग प्रवेश कर सकते थे और एल्व्स के साथ निकट संपर्क कर सकते थे। लेलो की अनगिनत ताकतें भी लोगों को भेज रही थीं। उनमें कई शक्तिशाली शीर्ष ताकतें शामिल थीं। चूंकि प्रत्येक ताकत सिर्फ सीमित लोगों को एल्व्स के समारोह में भाग लेने के लिए भेज सकती थी, इसलिए प्रमुख ताकतों के उत्तराधिकारी भाग लेने के स्थानों के लिए एक दूसरे से लड़ते थे। कोई युवा एल्व्स से मिलने के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकता था। भविष्य में ये भी एक घमंड का विषय बन जाता। बेशक जो भाग लेने भेजे जा सकते थे वे प्रत्येक प्रमुख ताकत के सबसे मूल्यवान उत्तराधिकारी थे। एल्वन फॉरेस्ट में सबसे ऊंची मीनार के शीर्ष पर 2 एल्वन औरतें, एक बड़ी और एक छोटी, जो कुछ हद तक मिलती जुलती थीं, साथ बैठी थीं। वे एल्वन क्वीन आइसा और एल्वन प्रिंसेस ईवी थीं। ईवी, बलि समारोह का दिन नजदीक आ रहा है और लेलो की प्रमुख ताकतों के लोग लगभग पहुंच चुके हैं। साहिल अभी तक क्यों नहीं आया? एल्वन क्वीन आइसा ने पूछा। साहिल उसकी योजना में मुख्य पात्र था। अगर मुख्य पात्र यहाँ नहीं है तो योजना कैसे चल सकती है? बिना बाहरी मदद के एल्व्स के बदला लेने की इच्छा लगभग असंभव थी। विंजेंस कमजोर नहीं थे और वे एल्व्स से कम बहुत मजबूत थे। अध्याय 2700। अगर एल्वन क्वीन आइसा ने सालों से एल्व्स को लेलो की प्रमुख ताकतों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए नेतृत्व नहीं किया होता तो वे विंजेंस द्वारा भयानक रूप से उत्पीड़ित हो जाते। आइसा के एल्वन क्वीन बनने से पहले यह अतिशयोक्ति नहीं है कि एल्व्स विंजेंस की नकदी गाय थे। 2 कबीलों के बीच की जगह पड़ोसी थी, इसलिए विंजेंस के लिए एल्वन औरतों को पकड़ना आसान था। पिछले समय में भूमिगत नीलामी में दिखाई देने वाली आधी से ज्यादा एल्वन औरतें विंजेंस द्वारा अपहरण की गई थीं। इसलिए यह अतिशयोक्ति नहीं है कि एल्व्स विंजेंस से गहरी नफरत करते हैं। इसके अलावा विंजेंस ने एक बार में 30,000 से ज्यादा एल्वन औरतों को पकड़ा और लेलो के विभिन्न हिस्सों में बेच दिया। इसलिए 2 कबीलों के बीच खून का बदला बढ़ गया। सालों से आइसा विंजेंस को गहरा सबक सिखाने के तरीके सोच रही थी। भले ही उन्हें पूरी तरह नष्ट न कर सके, फिर भी उन्हें थोड़ा दर्द देना चाहती थी। दुर्भाग्य से कोई ताकत एल्व्स की मदद करने को तैयार नहीं थी, और साहिल एकमात्र उम्मीद थी जो आइसा ने देखी। कौन विश्वास करेगा कि एक युवक जिसकी आत्मा शक्ति एल्वन क्वीन उसे कुचल सकती है, उसके पीछे मजबूत पृष्ठभूमि नहीं है। सिर्फ लेलो की शीर्ष ताकत ही साहिल जैसे उत्तराधिकारी को पाल सकती है। वह साहिल को विंजेंस से टकराव में लाएगी और फिर उसकी योजना काम करेगी। माँ, साहिल ने कहा था कि वह जल्दी आ जाएगा, ईवी ने जवाब दिया। जल्दी? कितनी जल्दी? उसने बलि समारोह में भाग लेने को कहा था और 1 साल से ज्यादा बीत गया है। इतना लंबा समय हो गया है और साहिल की ताकत और पहचान के साथ लेलो में कहीं भी हो तो उसे पहुंच जाना चाहिए था। माँ, चिंता मत करो, मुझे साहिल पता है। चूंकि उसने कहा था कि वह आएगा, वह निश्चित रूप से आएगा। और क्या प्रमुख ताकतों के लोग एल्व्स की सेवा के लिए पहले नहीं आ गए? साहिल इसलिए नहीं आ रहा, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह समय पर आएगा। लेकिन जब तक साहिल नहीं आता, वह योजना जारी नहीं रह सकती। अगर वह नहीं आता तो सारी पहले की तैयारी व्यर्थ हो जाएगी। माँ, क्यों न हम इसे भूल जाएं? आखिर हम साहिल को ज्यादा नहीं जानते। क्या होगा अगर उसके पास वो पृष्ठभूमि नहीं है जो तुम कल्पना कर रही हो? अगर ऐसा है तो क्या हम उसे हानि नहीं पहुंचा रहे? ईवी अपनी माँ को रोक नहीं पाए और बोली। उसे हमेशा लगता था कि साहिल का उपयोग करना अच्छी बात नहीं है। ईवी, तुम फिर डगमगा रही हो। क्या तुम भूल गई हो कि हमारे कबीले के कितने सदस्य उन विंजेंस हरामियों द्वारा पकड़े गए, लेलो के विभिन्न हिस्सों में बेचे गए और यातना देकर मारे गए? मैं नहीं भूली, लेकिन ये हमारा खून का बदला है और साहिल को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। हमें अपनी ताकत से बदला लेना चाहिए और विंजेंस को कीमत चुकानी चाहिए, ईवी ने गंभीरता से जवाब दिया। ईवी,
तुम बहुत भोली हो। अगर हम खुद बदला ले सकते तो विंजन्स आज तक कैसे जीवित रहते। इसके अलावा विंजन्स हमें उस स्तर तक विकसित होने नहीं देंगे। अगर हमें बदला लेना है तो हमें बाहरी ताकतों से मदद मांगनी होगी। साहिल मेरे एल्वन क्वीन बनने के बाद से मेरी एकमात्र उम्मीद है। मुझे यह मौका नहीं गंवाना है, आइसा ने दृढ़ता से कहा। लेकिन कोई लेकिन नहीं ईवी, मैं अन्य बातों पर तुम्हारी सुन सकती हूँ, लेकिन इस मामले में तुम मुझे सुनोगी क्योंकि यह हेल्स के बदला लेने का एकमात्र मौका है। आइसा को इतना दृढ़ और बिल्कुल झुकने को तैयार नहीं देखकर ईवी ने मनाने की कोशिश बंद कर दी। उसे पता था कि इस पल में उसका कुछ भी कहना व्यर्थ है। उसकी मां ने साहिल का उपयोग करके एल्व्स का बदला लेने का फैसला कर लिया था, इसलिए वह सिर्फ मुंह फुलाकर नाराज हो गई। ईवी को साहिल पर क्रश था। दूसरे पक्ष ने न केवल उसे सबसे खतरनाक पल में बचाया बल्कि उसे सुरक्षित वापस भेजा। फिर भी अब उसे अपने उद्धारक को धोखा देना और उपयोग करना पड़ रहा था और ईवी के लिए इसे स्वीकार करना बहुत कठिन था। एक तरफ एल्व्स का खून का बदला और दूसरी तरफ उसका उद्धारक। ईवी वास्तव में नहीं जानती थी कि कैसे चुनना है। आइसा ने स्पष्ट रूप से ईवी की दुविधा देखी, इसलिए उसने धीरे से सांत्वना दी, ईवी चिंता मत करो। मेरे अनुभव से साहिल के पास इतनी बड़ी पृष्ठभूमि होनी चाहिए कि वह इस स्तर तक पहुंचा हो। विंजन्स उसके विरोधी नहीं है, इसलिए वह ठीक रहेगा। लेकिन माँ, साहिल मेरा उद्धारक है। मैं उसे धोखा नहीं देना चाहती, उसे उपयोग करना तो बिल्कुल नहीं, ईवी ने कड़वी अभिव्यक्ति से कहा। जब तक यह इतना निर्दोष हो कि वह समझ ना पाए तब तक ठीक है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना और नोवेल एडिट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।